अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। सबके क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सऊद भाई। आप आज तो सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे साथ आज नए एडिशन है, साजिद। बहुत मेहरबानी आपको मेरी तरफ से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम आप सलाम। तीनों को और जो नाज़रीन जो देखने वाले हैं। माशाल्लाह। तो साजिद भाई, आप जो हैं वो जी। कैसे आपको ख्याल आया कि जो है वो आपके लिए एक सीट वैसे हमने रिजर्व की हुई थी लेकिन आपको बस थोड़ी सी मसरूफियात थी, अच्छा। इस वजह से नहीं आ सके। अच्छा अच्छा। तो हम तो जी। फारिग ही हैं। हमें तो कोई काम नहीं है और लेकिन आज कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह आगे पहुंच अच्छा, गए, अच्छा, तो हमने कहा शुरुआत करें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बाकी दुनिया इस चीज़ में लगी तो हम भी ज़रा ट्राई कर लें। चलें इंशाल्लाह अल्लाह पाक बरकत बाकी डाले इसमें। दुनिया और भी चीज़ों में लगी हुई है। लेकिन हम हम हर चीज़ try अच्छी तरफ करते देखते हैं। आज नहीं होने वाला। बाकी दुनिया। अच्छा चले जी, टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं आज की पॉडकास्ट इंशाल्लाह। तो आज डिस्कस करते हैं लव मैरिज और अरेंज मैरिज, अच्छा। दोनों में क्या फ़र्क है। और सक्सेस रेट तो हम लोग नहीं मेजर कर सकते, लेकिन जो जो पॉइंट्स हम उठा सकते हैं या हमारे ख्याल से लोगों को पता लगना चाहिए, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमज़ा भाई से पहले शुरू ये करते बताया हैं। ना इधर लव मैरिज किसकी है और अरेंज किसकी है। ये डिस्क्लोज नहीं होगा हाँ, अभी। ये- आप बस अपना राय बताएं ना। अच्छा, आपकी क्या लव वो आपको मुख्तसर से बता दूंगा मेरी कैसे शादी हुई, आपको बता दूंगा। यार, लव मैरिज अरेंज मैरिज जो है वो, उस पे जो मेरी ओपिनियन है ना, अगेन ये तो बहुत एक वसी किस्म का चैप्टर है, तो इस पे तो आप बात करते रहो तो ख़त्म ही ना हो। हर किसी का अपना एक्सपीरियंस है। कुछ लोगों के एक्सपीरियंस लव मैरिज में अच्छे हैं, कुछ के जो है वो अरेंज मैरिज में अच्छे हैं। लेकिन मेरे साथ या हम सब के साथ, ऑब्वियसली आप अपनी ओपिनियन भी देंगे, लेकिन मेरे साथ ये जो एक्सपीरियंस है वो ऐसे है कि मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ, क्योंकि जहाँ से मैं आया वहाँ पे ज़्यादा ट्रेडिशनली अरेंज मैरिजेज़ ही होती हैं। आप कुछ चीज़ें जैसे वक्त की तब्दीली के साथ ऐसा ऐसा चेंज हो रही हैं, तो अब लोग क्योंकि इख्तलात आपस में ज़्यादा है, चाहे वो ऑनलाइन है, चाहे यूनिवर्सिटीज़ में है, चाहे वर्क प्लेसेस पे है, तो उसकी वजह से फिर वो चांसेस ज़्यादा मिलते हैं। तो लेकिन उसके अलावा अगर आज भी देखा जाए तो यूके की निस्बत या वेस्टर्न सोसाइटी की निस्बत, अगर आप ईस्ट में देखें, एशिया में, अरब कंट्रीज़ में, और अमूमी तौर पे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जिन्हें कहते हैं ये लोग, तो वहाँ पे जहाँ पे फैमिली सिस्टम एग्जिस्ट करता है, कि ये भी बीच में फैक्टर है ये, तो वहाँ पे अरेंज मैरिजेस जो हैं वो अभी भी हैं। उसमें सक्सेस रेट जैसे आपने बोला कि मुश्किल है बहुत उसको मेजर करना, लेकिन ये है कि अमूमी तौर पे जब आप देखते हो अपनी फैमिलीज़ में, अपने रिलेटिव्स में, अपने नेबर्स में, तो उसमें सक्सेस रेट अरेंज मैरिजेस में ज़्यादा है। उसकी वजूहात क्या हैं वो इंशाल्लाह आगे जाके डिस्कस करते हैं। आप लोग अपनी भी ओपिनियन दें। सही, आप बताएं साजिद भाई, आपके ख्याल से। मेरे नज़दीक जो है ना, अरेंज मैरिज ज़्यादा सक्सेसफुल है ठीक। जी, लव मैरिज की निस्बत। वो इसकी वजह एक ये भी है कि लव मैरिज में जब आप एक दूसरे के साथ रहना शुरू करते हैं ना, ठीक है, आप डेली हर रोज़ की जो आपके हर रोज़ के जो काम वगैरह होते हैं उसमें कि शादी से पहले, ठीक है, अब ज़ाहिर सी बात है लव मैरिज होती है, आप एक साथ तो रह नहीं रहे हैं, ठीक है। शादी से पहले फिर आप एफर्ट भी बहुत ज़्यादा डालते हैं, ठीक है, एक दूसरे के लिए आप वक्त निकालते हैं, रात को सोते नहीं हैं, पूरी पूरी रात आप फ़ोन पे लगे हुए हैं, गुफ्तगू हो रही है। जब शादी हो जाती है उसके बाद आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बढ़ जाती है, बच्चे हो जाते हैं, ठीक है, आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से जिस तरह आप पहले थे वैसे नहीं कर पाते, ठीक है, जिसकी बिना पे जो है ना एक दूसरों में लड़ाई झगड़े भी पैदा शुरू हो जाते हैं कि आप पहले तो ऐसे थे, अब आप ऐसे हैं, फ़र्क आ गया ना, ठीक है। सही है। तो मेरे नज़दीक जो है ना अरेंज में, क्योंकि अरेंज में आप करते हैं आप एक दूसरे को जानते नहीं हैं, ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत आप जान पहचान हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जो है ना आप लोग एक दूसरे को समझना शुरू करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के प्यार मोहब्बत आप लोग का बढ़ता है,
एक दूसरे के लिए आप जब चीज़ें करते हैं ना तो आपकी बॉन्डिंग, आपकी मोहब्बत बढ़ती है। ऐसे ही है ना? लेकिन आपने सिर्फ एक एस्पेक्ट बताया ना कि मतलब शादी से पहले अगर आप फ़ोन पे बात वगैरह कर रहे हैं और उसके बाद सब कुछ मतलब ऑपोजिट हो जाता है, तो लेट्स से कि आपने किसी से कोई आपको अच्छा लगा बेसिकली और आपने उसके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं किया जी। और आपने मतलब उसको लीगली उससे मतलब घर उसके रिश्ता बेच के और शादी हो गई है, तो फिर आपका क्या ख्याल है? यार मैं 100% तो नहीं कहूँगा, कुछ लव मैरिजेस भी जो हैं बहुत कामयाब हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो केसेस है ना अरेंज मैरिज, इसी तरह कुछ जो उनकी अरेंज मैरिजेस हैं वो भी नाकाम है। बिल्कुल, क्योंकि बनती नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि मैंने आपको जो सबसे बड़ा फ़र्क बताया लव मैरिज और अरेंज मैरिज का, कि शादी से पहले ठीक है जो प्यार मोहब्बत होता है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, और जब शादी हो जाती है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल चेंज हो जाती हाँ, है। वो तो ऑब्वियसली आप मेकअप ठीक है, करके मिल रहे हैं और जब बिल्कुल लड़का भी आप अगर करना भी चाहें ना जैसे आप शादी से पहले थे वो कर नहीं पाते। ठीक है, आपने घर चलाना है, अपने बच्चों को देखना है, आपने खर्चे पूरे करने हैं, ठीक है, अब वो चीज़ अब पूरी रात तो आप शादी के बाद पूरी रात नहीं जाग सकते ना, ठीक है, आपने सारे घर वालों को देखना होता है। नहीं जागते हैं अभी भी लोग, बच्चों को सुला के फिल्में चल रही होती हैं। ठीक है, लेकिन उस लेवल पे तो नहीं होती ना जैसे आप पहले होता है। अब ये मेरा ख्याल है आपकी बात में छोटी सी एक बात ऐड करूंगा जिसको फिर आगे आप भी कंटिन्यू कर सकते हैं कि जो जब आप किसी से मिलते हो ना तो काइंड ऑफ यू आर फेकिंग इट, यानी अपनी पर्सनैलिटी को फेक कर रहे हो ना, क्योंकि अल्लाह ने एक मर्द और औरत में, मेल और फीमेल में एक अट्रैक्शन पैदा की है, और ये सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम ये एक अल्लाह ने प्रोसेस चलाया हुआ है कि मर्द और औरत एक जोड़ा है। सही। और बायोलॉजिकली, मेंटली, हर लिहाज से आप अट्रैक्ट करते हो एक दूसरे को। तो जब मुझे पता है कि मैंने किसी को मैं किसी की तरफ अट्रैक्ट हूँ और मैंने उसको अट्रैक्ट करवाना है, ये हर लिविंग क्रिएचर में ये चीज़ है। इवन कि अगर आप थोड़ा सा, मैंने 1-2 डॉक्यूमेंट्रीज देखी थी, उसमें जानवरों में, परिंदों में, इवन के प्लांट्स तक में ये चीज़ें हैं नेचुरल। हाँ, नेचुरल जो भी हैं, तो वो अट्रैक्ट करते हैं ऑपोजिट सेक्स। उसके लिए फिर आप उनको अट्रैक्ट करने के लिए एक आप डिस्गाइज करते हो अपनी थोड़ी सी पर्सनालिटी को ना। सही। बहुत कम लोग हैं जो बिल्कुल जेन्युइन होकर एक दूसरे के सामने बैठते हैं। तो उसका उस टाइम पे इतना नुकसान नज़र नहीं आ रहा होता, क्योंकि उस टाइम पे एक फीलिंग्स, कुछ केमिकल्स आपके कुछ ब्रेन में कोई प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, जो फीलिंग्स, इमोशंस, ये लव एक इमोशन ही है ना, एक फीलिंग, हॉर्मोन्स है ना, हॉर्मोन्स हैं, तो वो चीज़ें थोड़ी जनरेट होती हैं, तो आप वो उस लम्हे में वो चीज़ें भूल जाते हो, तो वो पीछे चले जाती हैं। तो वहाँ पे आप एक दूसरे की अट्रैक्शन के लिए कोशिश कर रहे हो ना, लेकिन उसके बाद अगर आप कट द स्टोरी शॉर्ट, आपकी शादी हो जाती है, चाहे वो कितने भी अरसे में हो, और आप जो है वो एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हो। इवन कि आज भी वेस्टर्न सोसाइटीज़ में जो लिव इन रिलेशनशिप्स हैं, जो शादी के बगैर भी हैं, वो भी अक्सर ब्रेकअप्स हो जाते हैं कुछ अरसे बाद ही। सही। क्योंकि फिर वो जो आहिस्ता आहिस्ता आपने जो एक वो अपने लेयर चढ़ाई हुई थी वो उतरनी शुरू हो जाती है ना, आप एक दूसरे के सामने खुल के आना शुरू हो जाते हो, तो फिर आपको पता लगता है कि ये इसके अंदर आदत थी जो इसने मुझे पहले बताई नहीं, मुझे अच्छी नहीं लगती। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी फ्रिक्शन पैदा होती है, फ्रिक्शन से फिर आपका टाटा बाय बाय हो जाता है। आपकी बात से मुझे बात याद है, यहाँ पे एक लोकल इन्फ्लुएंसर है और कपिंग वाला जो है, क्या नाम है उसका, नाम है कामरान। तो वो उसको बंदे ने सवाल पूछा कि ब्रदर मेरी शादी हुई थी और मतलब मैं डाइवोर्स करना चाहता हूँ। उसको शादी की हुई है 2 दिन पहले। मैंने कहा जी क्यों? वो कहता ब्रदर वो तो नीचे से कुछ और ही निकला है। मतलब निकला है, निकली है बेसिकली। अच्छा। मतलब मेकअप जो उसने किया हुआ था तो अगले दिन तो बिल्कुल ही ऑपोजिट निकला उसने। ऐसे ही है। तो वो हंस भी रहा हो बेचारा, कहता ब्रदर वल्लाही आई शुड बी लाफिंग, लेकिन मैं तुझे क्या एडवाइस करूं। ऐसे ही है। अच्छा, ये जो चीज है ना, ये मेकअप के नीचे से निकलना, ये रेंज में भी हो सकता है। देखो हाँ, आपने हाँ। ये लव इसका रेंज, हाँ। बल्कि इसमें इस सिचुएशन में नहीं, अगर आप लव देखो- रेंज की बात नहीं थी, वैसे मैंने एक हाँ, बात वैसे आप बात सही कर रहे आर्टिफिशियल हो। बात कर रहे थे ना, जो फेकिंग वाली। नहीं देखिए, इसमें एक और एंगल है ना। देखिए, अगर लव में क्या होता है कि आपकी कोई फैमिली इन्वॉल्वमेंट नहीं होती यूजुअली। लव जो होता है यूजुअली ऐसे बंदे या बंदी से होता है जो आपके फैमिली मेम्बर्स नहीं जानते हैं, कैसे ऐसे ही होता है ज्यादातर। अब होता ये कि आपने उनको उस हालत में नहीं देखा कि बगैर मेकअप के बगैर, क्योंकि वो घर चले जाते हैं, आप अपने घर में होते हैं। तो अरेंज मैरिज में ये होता है कि यूजुअली आपको पता होता है कि ये ख़ानदान है, हम इनको सालों से जानते हैं, ये हमारे सामने ही पले बड़े हैं, ठीक है, और इनकी इंटरेक्शन होती ही रही है। उन्होंने बचपन से उनको बगैर मेकअप के भी देखा है, घर पे काम करते भी देखा है, आम कपड़ों में भी देखा है, सब कुछ होता है।
तो उधर ये होता है कि उनको रियलिटी पता होती है। जो मेकअप, जो वैसे जो एक फेक होता है ना, मेकअप तो सबसे बड़ा झूठ है, ठीक है ना, क्योंकि वो इतना आजकल कर देते हैं कि ओरिजिनल का पता ही नहीं चलता कि अंदर है क्या, ठीक है। अभी तो मैंने सुना लड़के भी मेकअप बहुत करते हैं, ठीक है ना। तो अरेंज और ये जो लव मैरिज का ये चक्कर है, तो अरेंज में ये फायदा होता है कि आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होता है। एट द एंड ऑफ द डे हमें नहीं पता कि जब दो बंदे साथ में रहते हैं तब वो पर्सनालिटी कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाती है, वो एकदम डिफरेंट सिनारियो होता है। लेकिन जो एक होता है ना बैकग्राउंड चेक एंड बैलेंस होता है, वो अरेंज मैरिजेज में होता है, लव मैरिजेज में नहीं होता। हाँ, अगर आपका लव हो गया फॉर एग्जांपल अपने ही कजन से, ठीक है ना, तो वो डिफरेंट है कि भाई यार कजन में शादी हो गई, जो हमें बहुत आम है, ठीक है, कि या वैसे ही बोलते हैं कि पसंद आ गया, तब भी आपको थोड़ा सा पता होता है कि भाई हाँ ये सेफ है, ठीक है ना, ये चाचा ताया का बेटा बेटी जो भी है, इट्स स्टिल सेफ, हमें पता है यार इस तरह से रिश्ता होता है। तो इसमें मैं ये ऐड करूंगा कि भाई इवन मेकअप का जो मसला है ना, कि ये अरेंज मैरिज में इतना बड़ा नहीं होता। थोड़ा सा मैं पीछे आऊँ और आपसे अगर ये पूछूं, तीनों से अगर आप अपनी मुख्तसर से ओपिनियन दो, लव मैरिज से पहले व्हाट इज़ लव? आपके ख्याल में लव क्या चीज़ है, और लव एग्जिस्ट करता है, और जितनी उसकी हाइप क्रिएट हुई है कि हर बंदे को लव हो रहा है, आपके ख्याल में हर बंदे को वाकई लव हो रहा है? आपके ख्याल में जो लव है वो उसके अगर हो रहा है लोगों को, तो उसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं या डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं? यानी इसको आप कैसे बताओगे अपने उसमें समझ में? आई थिंक ये सारे इन्फैचुएशन एक लफ्ज़ है, इन्फैचुएशन होता है कि एक अट्रैक्शन होती है, क्योंकि आप जब लव होता है और जब लव क्रेजी होते हैं जब होता है, ये एक आपका वो जैसे बात की हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। आप 16 साल के, 15 साल के, 18 साल के जो भी होते हैं, तब आप में ना में इतनी अकल होती है, ठीक है, और आप में वो अपने आप को कंट्रोल भी नहीं होता है। इसलिए जो है ना, एक मर्द का अपने आप को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर मर्द कंट्रोल नहीं करे ना, अगर मर्द, अभी मैं आपको एक थोड़ा सा ऑफ टॉपिक बता रहा हूँ, अगर मर्द अपने आप को कंट्रोल ना करे, पूरा दुनिया केओस में चले जाएगी, क्योंकि वी आर द लाइक स्ट्रेंथ वाइज हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ है, ठीक है। अगर हम अपने आप को कंट्रोल ना करें, ठीक है, लड़ाई झगड़े, हम ये होता है ना, एक हर एक मर्द में होता है कि भाई लड़ाई झगड़ा सारा कुछ, सो वी हैव टू कंट्रोल आवरसेल्फ। तो अब बैक टू टॉपिक क्या होता है कि भाई जब आप यंग होते हैं ना, तो आपको नहीं पता, आपको बस कोई भी लड़की, अच्छा ऐसा कभी होता है जो भी पहली लड़की नजर आती है उसी पे लट्टू हो जाते हैं। ऐसा भी नहीं होता कि यार चलो यार ये नहीं अच्छी, वो नहीं अच्छी, ये नहीं अच्छी, जो पहली नजर आ गई या दूसरी नजर आ गई उसी पे लट्टू हो गए, ठीक है। सो दैट्स नॉट लव, दैट्स जस्ट अट्रैक्शन। और आपके हार्मोन्स होते हैं कि भाई यार आपका वो सारा कुछ हो रहा होता है, एंड आई थिंक इट्स इज अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। आपका जो यूथ है ना, कंप्लीट वेस्ट हो जाता है इन चीज़ों में, जहाँ पर आपको एज अ मैन, मैं औरत की बात नहीं कर सकता, लेकिन एज अ मैन, क्योंकि आपको एक बिल्ड करना होता है, अपनी एक वैल्यू बिल्ड करनी होती है, ठीक है। अभी आजकल भी आपने बहुत सुना होगा कि जो औरत है वो इनहेरेंटली वैल्यूएबल होती है, वो पैदा होती ही उसमें वैल्यू आ जाती है कि भी उसकी वैल्यू है। लेकिन मर्द को अपनी वैल्यू क्रिएट करनी पड़ती है, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप हाथ भी किसी से मांगने जाते हो, पहला सवाल करते हैं करते क्या हो। वो ये नहीं देखते आप कितने खूबसूरत हो, ये कितने बच्चों, उनको इतना नहीं फर्क पड़ता, लड़कियों को भी नहीं फर्क पड़ता टू बी ऑनेस्ट, ठीक है ना। उनको चाहिए कि भाई एक आदमी जो उनको प्रोटेक्ट कर सके, उनको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी दे सके। अगर आपने वो पहले जो आपके प्राइम हैं ये 16, 18, 20, 22, 25 साल, वो आपने उल्टी सीधी हरकतों में लगा दिए, एक लड़की के पीछे जाया कर दिए, ठीक है ना। तो जब आप 30 के होगे, देन यू आर अ लूजर, ठीक है ना, तब आपको फिर लूजर रिश्ते उस टाइप की ही लड़कियां मिलेंगी। तो मेरा ये ओपिनियन है। अब टाइम वेस्ट कर दिया ना। हाँ, लव टू बी ऑनेस्ट डिपेंड करता है आप एज के किस हिस्से में है, और टीन एजर्स जो होते हैं वो क्योंकि उनकी बॉडी ऑलरेडी हार्मोनल चेंजेस से गुजर रही होती है, तो वही बात है कि हर जो भी आपको एक चीज़ नहीं मिली, मैसर ही नहीं कभी, स्पेशली जब पाकिस्तान में आप देखते हैं, जब हम लोग ग्रो कर रहे थे तो उस टाइम तो इतना सोशल मीडिया नहीं था, तो लड़कियों का इतना एक्सेस भी नहीं था, फिर को एजुकेशन भी इतनी आम नहीं थी वहाँ पे। लेकिन फिर जब आपकी बॉडी हार्मोनल चेंजेस से गुजर रही होती है, आपको एक चीज़ देखने को मिली और फिर आप उस सेटिंग्स में भी आ गए कि आप साथ बैठ भी रहे हैं, फिर बातचीत भी हो रही है, तो आप कहते हैं यार मुझे से प्यार हो गया, ठीक है ना। लेकिन इन रियलिटी आई थिंक प्यार श्यार कुछ होता नहीं है। आप मतलब आप किसी का ख्याल कर रहे हो, मुंह से मैंने बोल दिया किसी को यार आई लव यू,
ठीक है ना, तो वो इट डजंट मैटर इफ यू डोंट मीन इट। असल मकसद यही था ना पूछने का कि लव की हाइप क्रिएट की है एक उस वर्ड की ना। हाँ, तो हर किसी के लिए ज़्यादा मीनिंग होता है, ख़वातीन के लिए ज़्यादा है कि तुमने मुझे आई लव यू नहीं कहा शादी के बाद, कि तुमने मुझे आई लव यू नहीं कहा तो तुम मुझे प्यार नहीं करते। और मर्दों का ये होता है, वो कहते हैं यार हम आपकी केयर कर रहे हैं, वी प्रोवाइडिंग फॉर यू, प्रोवाइडिंग फॉर द फैमिली, इवन इफ यू डोंट से इट, इसका मतलब नहीं कि हम प्यार नहीं करते। डिफरेंट वेज है ना प्यार शो करने के, तो प्यार मतलब कहने से तो नहीं है, मतलब जो कह रहे और शो नहीं कर रहा उसका क्या हाँ, फायदा? उसका क्या फ़ायदा। हाँ, आप मतलब इज्जत भी नहीं कर रहे खावन की, और उसके बाद मतलब आप ज़बान से बोल रहे बेसिकली ना, जो कि वर्थ ही नहीं करता ना। आपकी बात को मैं सेकंड करूंगा दोनों की अगेन, कि इट्स मोर अफेक्शन देन लव। क्रश जिसको बोलते हैं, क्रश बोल लो, अफेक्शन बोल लो, अट्रैक्शन बोल लो, कुछ भी बोल लो। लव मेरे हिसाब से जो मेरी ओपिनियन है ना, आप या तो आपको क्रिएटर से हो सकता, क्योंकि देखो लव एक लॉन्ग टर्म चीज है ना, लव फॉर लाइफ होता है। ये तो नहीं है कि लव आज हुआ कल नहीं हुआ, परसों किसी और से हो गया, फिर किसी और से हो गया। तो मेरे हिसाब से जो ऐसे रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं ना, एक तो अल्लाह का खुद का बड़ी रिश्ता, अच्छी बात की क्रिएटर वाली, कि वो एक देखो अल्लाह ना का- कि हमारा अल्लाह के साथ रिश्ता है। अब वो ऐसा, अगर मेरा अल्लाह से अगर मोहब्बत है ना मुझे अल्लाह से और अल्लाह के नबी से, अगर आप इस्लाम मुसलमान हो, बिल्कुल ऐसे। तो वो ताहयात है, मरने तक आपको पता है इट्स नॉट गोइंग अवे। और बगैर देखे है। हाँ, और उसके ऊपर वो ईमान के ऊपर भी बहुत बेस करती है कि अल्लाह अगर आपके साथ कुछ गलत भी हो रहा है जिंदगी में, तो आपको यही पता है कि फिर भी मैं अल्लाह से प्यार करता हाँ, कम नहीं, उसमें कमी नहीं आती। हूँ। सेकंड थर्ड उसमें आपके वालिदैन आ जाते हैं, मेरे हिसाब से आपके वालिदैन आ जाते हैं, बिकॉज अगेन दे आर जो उन्होंने आपके लिए किया वो जिंदगी में किसी ने नहीं किया, ना कोई करेगा। सही। जब आप पेरेंट्स बनते हो आपको पता लगता है कि यार आपका जो मोहब्बत अपनी औलाद के लिए है वो शायद किसी के लिए भी नहीं है। इवन दो कि मैंने इतनी वीडियोस देखी हैं और मेरा पर्सनल भी एक्सपीरियंस है, मैंने वीडियोस भी, बल्कि एक दो तो मैं कल देख रहा था कि वो लड़की बीवी अपने खामन से पूछ रही है कि वो एनालिसिस कर रहे हैं ना कि आफ्टर बेबी हाउ आवर लाइव्स आर चेंज्ड, तो उसमें वो उसे बोल रही है कि अब तेरे लिए नंबर 1 बच्ची है, मैं नहीं हूँ, वो उसको बोल रही है। तो वो कह रहा है हाँ, तो वो उसमें भी आपकी प्रायोरिटी चेंज हो रही है ना। तो शायद मुझे ये लगता है कि बच्चे के साथ शायद उसको आप लव कह सकते हो, अगर आपकी औलाद है शायद आप उसको लव कह सकते हो, लेकिन बाकी जगह पे अब इवन के बीवी के साथ आपको आई लव यू कहना है, या चलो वो तो एक ज़रूरत है वक्त की, लेकिन आप बेहतरीन चीज़ ये है कि अगेन प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड, ठीक है ना, ये दो चीज़ें करो तो आप ऑटोमेटिकली शो कर रहे हो। और इसमें जो मैं हाइप कह रहा था ना, उसको मैं बस छोटा सा ये बताना चाहूँगा कि ये आप अगर आप किसी ऐसी लड़की के साथ रह रहे हो ना, आपकी बीवी जो थोड़ी समझ बूझ रखती है इन चीज़ों की, तो आपको मैं गारंटी देता हूँ वो आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करेगी कि आप मुझे आई लव यू कहो, उसको नज़र आ जाएगा कि आप करते हो कि नहीं करते, तो उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अगर आपने कभी कह दिया या उसने कभी डिमांड कर दी तो वो ऐसे ही होगी कि यार चलो बस एक मोमेंट है, खाना पूरी कर दो। नहीं तो जो औरत जिसको पता है ना कि ये मेरा शौहर है, वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेगी, उसे पता है मेरी हर चीज़ पूरी कर रहा है और मुझे नज़र आ रहा है और मुझे फील हो रहा है, तो आई डोंट नीड इट। आप बिल्कुल आप लोग की तीनों की बातों पे मैं एग्री करूँगा। तो जैसे आजकल की यूथ है, उन लोगों को पहली बात तो यही नहीं समझ आती लव होता क्या है, उसकी डेफिनेशन ही नहीं मालूम। ठीक है, अगर लड़का लड़की एक दूसरे से ठीक है एक रिलेशन में आते हैं, वो ज़रा सा बोलेंगे आई लव यू, वो समझते हैं ये प्यार हो गया, ठीक है, लेकिन प्यार ऐसा नहीं होता। प्यार जो होता है ना, मैं समझता हूँ खालिस होता है। ठीक है, आप अपने वालिदैन से हर रोज़ या साल में कितनी दफ़ा बोलते हैं आई लव यू? बिल्कुल नहीं कहते ना, लेकिन उधर मोहब्बत जो है खालिस है। ठीक है, अल्लाह से खालिस है, हमारे पैगम्बर से खालिस है। ठीक है, हमने उनको देखा भी नहीं है, लेकिन इतनी मोहब्बत है आजकल मुसलमान उनके लिए जो है, ठीक है, कुर्बानी देने के लिए तैयार। ऐसे ही ना मोहब्बत जिसको कहते हैं, मोहब्बत। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, इसमें मैं होगी बात कि ठीक है, नहीं मैं अभी इस पे एक और ऐड करूँगा, एक नया सवाल। आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो एक लव का एक फसाद है या जो भी एक इमेज बनी हुई है हम सब के दिमाग में, उसमें हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवीज का कितना किरदार है? 1000%। एक्सप्लेन करें जरा। क्योंकि आप बेसिकली एज अ ह्यूमन बीइंग नेचुरल है कि आप इन्फ्लुएंस लेते हो फ्रॉम आउटसाइड। अब आप एक टीवी पे चीज़ ये देख रहे हैं एवरी डे, ठीक है ना, हर फिल्म का जो है स्पेशली जो बॉलीवुड है उसमें होता ही है हीरो हीरोइन और जनाब लव एट फर्स्ट साइट हो गया, उसके पीछे पड़ गया, गाने चले और प्यार हो गया और उसके बाद जनाब लड़ाई और ख़त्म।
ठीक है। तो वो एक अनइंटेंशनली भी जो बच्चे हैं, जो यूथ है, वो देखती है तो उनके जहन में ये इमेज आ जाता फिर ना कि यार मतलब हमारे ख्याल से शायद हम भी किसी लड़की को अगर अप्रोच करें या कोई लड़की को उसको कोई तंग कर रहा है तो हम उसे बचाएं या उसके से बात भी कर लें उससे जाके, तो लड़की इंप्रेस हो जाएगी और जो उनसे ना हमारे लिए जो उनसे काफ़ी दरवाजे खुल जाएंगे। तो इसमें तो कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है कि आप मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। आई वुड से 90% जो है वो ये मूवीज़ ही। मैं एक चीज़ बड़ी सोचता था ना, जब ऑब्वियसली जब अकल आनी चाहिए, एक तो आप बच्चे हो ना, आपको पता ही नहीं है यार, आप जो मूवी देख रहे हो उसका इन्फ्लुएंस आप बगैर किसी फिल्टर के ले रहे हो ना। ऐसे ही। आपके यहाँ पढ़ रहे हो, आप कह रहे हो यही ज़िंदगी है, फेरी टेल में रह रहे हो, फैंटेसी में रह रहे हो। लेकिन जब आपको ऐसा ऐसा समझ आनी शुरू होती है, आप सोचते हो यार ये जो एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं जिनकी आपस में शादियाँ या अफेयर्स होते हैं, ये तो टॉप की खूबसूरती, टॉप की पर्सनैलिटी, टॉप का पैसा, हर चीज़ है ना इनके पास। इनकी आपस में शादी हो गई या आपस में इनका अफेयर्स हो गए, तो इनको तो सारी जिंदगी साथ रहना चाहिए। साथ सही। फिर भी ये क्यों अलग हो रहे हैं? ऐसे ही इसका मतलब है जो आपको दिखा रहे हैं इट्स प्योर एक्टिंग। ऐसे ही। मैं शाहरुख खान का ना पिछले दिनों एक इंटरव्यू देख रहा था, उसका क्लिप था, उसमें वो कह रहा है, और ये उसने बहुत दफ़ा कहा है, इवन के अगर आप यूट्यूब पे जाओ ना तो आप गूगल पे जाओ, आपको मिल जाएगा बहुत दफ़ा। उसने बहुत दफ़ा कहा है कि बाय नेचर आई एम नॉट रोमांटिक। और कितनी अजीब सी बात है कि ऐसे उसको ही। रोमांस का बादशाह कहते हैं, हाँ, ऐसे ही है। और वो कहता है कि मैं एक शर्मीला आदमी हूँ। वो क्या बोलते हैं, चॉकलेट हीरोज बोलते हैं लोग। हाँ, वो ये कहता है कि मैं शर्मीला आदमी हूँ, मेरी नेचर में मैं लड़की को यानी इस तरह रोमांस करना सही। मेरी नेचर में नहीं है। सही। वो जो कर रहा है स्क्रीन पे, वो दैट इज प्योर एक्टिंग। बैकग्राउंड भी वो पठान है, खान है। तो उनके अपने अल्फाज में वो आपको बता रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं ये सिर्फ आपकी एंटरटेनमेंट है, सही। इसको सीरियस ना लो। सही। लेकिन अगेन कि जब आप इस चीज बारे में कॉन्शियस नहीं हो, फेक है ना सारा। हाँ सारा फेक। बिल्कुल ऐसे ही। कुछ भी नहीं रियल है। कैमरा ऑन हुआ, एकदम से उनकी पर्सनालिटी चेंज, उनके सारी हरकतें चेंज, एकदम फुल फेक है। बिल्कुल ऐसे ही। अनफॉर्चुनेटली हम लोग रियलाइज नहीं, वो एक एज होती है हम लोग रियलाइज नहीं करते, और अनफॉर्चुनेटली वो एज अभी बढ़ गई है। जो है ना, पहले होता था यार चलो आप 20-22 साल के हो गए, आपको पता चल गया वो सारे ड्रामेबाजी थी। मुझे लगता है अभी वो कैरी ऑन कर रही है इवन इनटू द मैरिजेस। शादी के बाद भी वो कैरी ऑन, क्योंकि शादी के बाद भी आप स्टॉप तो नहीं करते ना ये सब चीजें देखना, ठीक है ना। ज्यादातर लोग देखते हैं हॉलीवुड, बॉलीवुड, ड्रामे, यूट्यूब, ये सारा कुछ। तो वो क्या होता है, एक सर्टेन एक्सपेक्टेशंस होती है, यार ये देख इसका जो आदमी ना इसके साथ क्या कुछ कर रहा है, ये कर रहा है, ये फूल आ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मेरा हस्बैंड नहीं करता है। तो इवन आफ्टर मैरिज ये कैरी ऑन हो रहा है, और आई थिंक इट इज क्रिएटिंग मोर प्रॉब्लम्स। और ये जो मैच्योरिटी है ना, ये भी अभी नहीं आ रही, क्योंकि इतना ज्यादा उन्होंने हाइप क्रिएट किया हुआ है, और बचपन की आदतें भी नहीं छूटती ना, कि आपने एक चीज देखी हुई है। इवन डिज्नी की जो मूवीज है पुरानी, आप जो भी ले लें, उसमें भी यही होता है कि भाई एक प्रिंसेस होती है, प्रिंस आता है या जो भी आता है, उसको जाके ना सारा कुछ मार धाड़ के सब कुछ ले। तो ये सारा एक बचपन से एक उन्होंने इंस्टिल कर दिया है हमारे बच्चों में भी, कि भाई यार ये इस तरह से ऐसा 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 होता है। अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट किधर दिखाते हैं? अगर दिखाते भी हैं, वो दिखाते हैं कि भाई इट्स अ नेगेटिव थिंग, ठीक है ना। अभी मुझे याद है अलादीन का एक एग्जांपल ले लें। अलादीन में सुल्तान होता है, जास्मिन होती है, ठीक है। सुल्तान पीछे पड़ा होता है उसके, शादी कर ले, शादी कर ले, शादी कर ले, क्योंकि आगे जो है ना रूल एक आदमी ही कर सकता है, ठीक है। तो लेकिन वो कहती है नहीं, मैंने अपनी मर्जी की करनी है, मैंने अपने लव मैरिज करनी है, ठीक है। तो वो आउट ऑफ द वे, हालांकि सब कुछ प्रोवाइडेड है कि प्रिंसेस है, सारा कुछ है, सारा कुछ प्रोवाइडेड है, लेकिन नहीं मुझे प्यार चाहिए। तो उसके रिश्ते भी आ रहे होते हैं, रिजेक्ट, रिश्ते आ रहे हैं, रिजेक्ट, रिश्ते। तो अभी अगर बचपन से ही यही आपकी एक प्रोग्रामिंग हो रही है, तो वो तो कैरी ऑन करेगी, वो एकदम खत्म थोड़ी होगा। वेरी डेंजरस। मैं मौलाना तारिक जमील साहब का एक सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मौलाना तारिक जमील साहब का एक बयान सुन रहा था, तो उसमें वो बता रहे थे कि जो इंसान की नेचर है ना, वो बनाई अल्लाह ने ऐसे है कि आप इन्फ्लुएंस देते हो जानते हुए भी कि गलत है। कहते हैं आप नॉवल, पहले तो लोग नॉवल पढ़ते थे ना, अभी तो ड्रामाज आ गए। नॉवल के पहले पेज पे लिखा होता है, जो डिस्क्लेमर अभी फिल्म से आगे देते हैं, कि ये फिक्टिशियस है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। तो कहते फिर भी वो नॉवल ख़त्म होते होते औरतें रो रही होती हैं, ये जानते हुए भी कि कहानी है ये। ड्रामे देख के नहीं औरतें रोती, फिल्में देख के नहीं लोग रोते, इमोशनल हो जाते हैं। और आगे पता होता है ना बुढ़ा बुढ़ी ना मियां बीवी कदी सन ना कदी होना है, ना ये तलाक हुई है, फिर भी मैं वो सुन रहा था, वो जो उसकी मेरे पास तुम हो, वो जो उसकी आखिरी एपिसोड उन्होंने ऑन एयर की थी, तो कितनी लोग लड़कियों ने खुदकुशी कर ली। अच्छा, हाँ, तो ये क्यों मर गया? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। अब आप ये वो इतना सीरियस ले लेते हैं कि
वो समझते हैं सब रियल लाइफ में हो रहा है। हाँ, तो अटैचमेंट हो जाती है ना। अभी ये एक तरीके से ब्रेन वॉशिंग है। ऊपर से मेरा बाप मतलब हमारी शादी हो तो हमारी बीवियां भी हमारे में दानिश ही ढूंढ रही होती है। अच्छा, इसमें माहौल का बड़ा फर्क पड़ता है। ये जैसे चीज़ भी आपकी है। गैदरिंग है ना, माहौल का बहुत असर पड़ता है। आपके एक घर में आप अगर हर रोज मूवी चल रही है, ठीक है, तो बच्चे ने फिर उसी से सीखना है ना, ठीक है। और जैसे घर में जिस तरीके से गुफ्तगू हो रही है, जैसे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। अगर आप अपना माहौल ठीक रखेंगे तो इफेक्ट नहीं होना चाहिए बच्चों को। हाँ, तरबियत बहुत मैटर करती है इसमें। जो पेरेंट्स हैं, देखो जो बच्चा छोटा है ना, वो एक फिल्म देख रहा है, या तो आप उसे दिखाओ ही ना। आपने एक और चीज़ भी नोट की होगी रिसेंटली, जो पीजी पूजी होते थे ना इनके, वो PG 18 PG 2, वो भी ऊपर जाई जा सारे रहे हैं। पीजी टिप्स हो गए। अच्छा है बाय द वे। वो इनके ऊपर जाई जा रहे हैं। अब आप सिनेमाज में ऐसी अगर कहीं देखने जाओ, या इवन क्या आप उस पे एंड पे जो उनका जो भी मार्क आता है PG का, वो अब कार्टून मूवी देख लो, बच्चों की मूवी देख लो, उसमें सीन्स ऐसे आ रहे हैं, रोमांटिक सीन्स और हर चीज़, तो उनको किसी न किसी तरह वो बता रहे हैं कि भाई ये चीज़ें एग्जिस्ट करती है। और छोटी उम्र से ही उनका अभी दिमाग अभी शायद अभी उनको इस चीज़ का एहसास भी नहीं है कि ये होता क्या है, लेकिन उनको वो शुरू हो गया। लेकिन वेस्ट में तो एक उनका वो एजेंडा भी है ना एनीवेज, LGBT का। जो PG आप कह रहे हैं, PG 16 जो बैक इन द डेज होता था अबाउट 5-6 years ago, वो PG 9 पे आ गए, PG 8 पे आ गए, क्योंकि वो इतना फैल चुका है माशरे के अंदर कि मतलब आप बाहर देखो ना, उसमें क्लोथिंग का कुछ पता है, स्पेशली इस कल्चर के अंदर, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, तो वो उनके लिए इतनी चीज़ें मैटर भी नहीं करती, उनके लिए कल्चरल चीज़ है, बगैर कपड़े पहनने निकले थे। मुझे इतना अफसोस हुआ ना, यानी वो मेरी आंखों के सामने से जाता नहीं है। मैं बस पे बैठा हुआ था लंदन में ना, तो स्कूल की जिस तरह छुट्टी होती है तो स्कूल बस स्टॉप पे बच्चे सारे खड़े हुए थे बस में आने के लिए, और मैं ऊपर बैठा हुआ था, ऊपर वाले उस पे डेक पे, और मैं उधर से नीचे, क्योंकि इस सीट पे था तो मैं नीचे देख रहा था जो बस स्टॉप था। मैंने अपनी आंखों से देखा यार कि छोटे बच्चे बिल्कुल, यानी आई डोंट नो कितनी क्लास में होंगे वो, 3-4 3rd 4th ग्रेड में होंगे, वो बस स्टॉप के पीछे किसिंग कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे ना, प्राइमरी में थे, प्राइमरी में। हाँ। और मैं उनको देख रहा हूँ, मुझे इतना अफसोस हो रहा है। और आप रोक भी नहीं सकते, रोक भी नहीं सकते, आप बोल भी कुछ नहीं कुछ सकते, कर भी नहीं सकते। और उससे बड़ी अफसोस की बात पता है क्या थी, कि जो बच्ची थी उसने छोटा सा स्कार्फ पहना हुआ था। ऐसे ही है। और मेरे जहन में इतना दुख ये हुआ कि यार देखो, एक तो वो बच्ची जो सीख रही है, अब इस उम्र में है तो ये सीख रही है, उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। क्योंकि देखो एक अल्लाह ने एक निज़ाम तो आपका मर्द बच्ची और बच्चे का बनाया ही है ना, आप उसको एक्सपोजर थोड़ी देर से देते हो ताकि वो उस चीज़ को आराम से मेच्योरिटी के साथ लेके चले, ऐसे ही है, बजाय इसके कि वो गलत चीज़ों में चला जाए बेअकली में। वो उसका जल्दी एक्सपोजर आ गया, चाहे वो जैसे भी आया, चाहे वो घर में फिल्में देख रही थी, चाहे वो जो भी कर रही थी या कर रहा था बच्चा भी। तो वो मुझे इतना अफसोस हुआ, मैंने कहा यार देखो कि उसको और घर वालों को पता ही नहीं है कि ये बच्ची छोटी सी बस स्टॉप के पीछे स्कूल से आते हुए जाते हुए क्या कर रही है। यही है ना। देखें, इस्लाम यही तो करता है कि भाई जैसे कि जो चीज़ नॉर्मली हराम है, जो हलाल है, फॉर एग्जांपल शादी के बाद, वो शादी से पहले हराम है। जैसे ये आपका जो ऑपोजिट सेक्स के साथ मिलना गिलना, सारा कुछ करना, जो भी आपने अफेक्शन दिखाना, ये सब शादी से पहले हराम है, लेकिन शादी के बाद हलाल हो जाता है। तो इस्लाम क्या बोलता है, यार रुक जाओ, ठहर जाओ, ठीक है, हलाल तरीके से आपको, क्योंकि उसमें फिर वही होता है ना कि अगर आपने 5-6 साल 8 साल की उम्र में ही आपने सारे अपने शौक पूरे कर लिए, सोटू से शौक तो नहीं है लेकिन पूरे कर लिए, ठीक है, ख्वाहिशात पूरी कर ली, तो जब आपकी शादी होगी तो आपको तो वो एक्साइटमेंट नहीं होगी ना, वो एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाएगी कि यार इस तरह से क्या हो गया, क्या किस तरह होता है, सारा कुछ वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो उसकी वो जो एक एक्साइटमेंट होती है ना, वो उसकी वैल्यू ही नहीं होती। फिर आपने बोला यार चलो शादी की है, फिर ठीक है रहना तो रहो। अच्छा, ऐसे लोग जो है ना, जो शादी के बाद भी वो भी फिर इधर उधर मुंह मारते रहते हैं, क्योंकि उनको शादी से पहले इतनी आदत पड़ जाती है, थोड़ा वक्त किसी के साथ, थोड़ा वक्त किसी के साथ, तो शादी के बाद भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, मैं कहने लगा था कि आपका सेटिस्फेक्शन, अब या तो आप शादी की बात कर रहे हैं ना, जो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे तो बॉडी काउंट शुरू हो गए हुए हैं कि आपका बॉडी काउंट क्या है, आपका बॉडी काउंट क्या है, और इनके बॉडी काउंट्स भी हंड्रेड्स में होते हैं ना, क्योंकि इनके तो 1 नाइट स्टैंड चलते हैं एवरी वीकेंड, और ये वो, तो आप जब वो अगर याद रहे तो हाँ, आप जब वो लाइफ देखते हो तो आप कहते हो यार अब जिस भी उम्र में जाके ये सेटल होना चाहेगा या चाहेगी, ये कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा या पाएगी। क्यों? क्योंकि वो इतना एक्सपीरियंस ले लिया हुआ उसने
कि अब उसके लिए वो मर्द या औरत ढूंढना जो उसकी फीलिंग्स को, उसकी डिज़ायर्स को सेटिस्फाई कर सके, वो इतना मुश्किल हो जाएगा कि इट्स ऑलमोस्ट नामुमकिन। और इसके नतीजे में ही फिर वो लोग सारी उम्र फिर ऐसे गुजारते हैं। इसमें आपको याद होगा मैंने आपको बताया था एक दफ़ा, मेरे ख्याल से उनको पैनसेक्सुअल बोलते हैं, सही, जो होते तो ऑफिशियल, हाँ पैनसेक्सुअल, अच्छा, मेरे ख्याल से यही टर्म है। बेसिकली है वो शादीशुदा, ठीक है, ऑफिशियली मैरिड है, मर्द औरत या औरत औरत या मर्द मर्द जो भी है, लेकिन देर अलाउड टू हैव एक्स्ट्रा फेस। हाँ, आपने देखा होगा, आई हर्ड अबाउट इट। उसकी सेकंड टर्म है ओपन रिलेशनशिप। ओपन रिलेशनशिप, उसको ये भी कहते हैं कि लेकिन चलो- वो ऑफिशियली मैरिड है, हाँ, ठीक ऐसे है, ही। कि भाई रात को आपने इधर ही आना या नहीं आना, जो भी है इट डजंट मैटर। ऐसे तो ही। वो एक दूसरे को फैसिलिटेट कर रहे हैं कि अपनी जो उनकी वही ख्वाहिशात हैं, जो भी हैं, जो डिजायर्स हैं, जो नफ्स है, तो उसको आपने भाई एक तरह से यार फिर शादी क्यों की आपने, ठीक है, या उसको मैरिज का क्यों आपने, जो एक होता है ना मैरिज इज वो कहते हैं ना होली कम्युनियन होती है, कि भी एक आपने शादी की, उसके पीछे एक मकसद होता है, आपने शादी का मकसद ही खत्म कर दिया कि भी आप शादी करते हो कि भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, कुछ राइट्स होते हैं, वो आपने एक साथ रहना होता है। अभी आप कह रहे हो जाओ जाके कहीं भी लिटरली मुंह मारो, इट डजंट मैटर। और इसकी वजह से पूरा मुआशरे पे एक इफेक्ट आता है। हाँ। क्योंकि आप देखो ना, आहिस्ता 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 फिर वो शादी से ट्रस्ट उठ गया, आहिस्ता 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 मियाँ बीवी का लड़का लड़की का ट्रस्ट उठ गया। तो अब लड़की किसी से आप पूछो ना शादी करनी है या लड़के से शादी करनी है, वो साफ जवाब देते हैं, आई एम नेवर गोइंग टू गेट मैरिड, आई एम नेवर गोइंग टू हैव बेबीज, नेवर। क्योंकि उनको, और दूसरा ना इसमें यहाँ पे, और जो कि पाकिस्तान में भी अफसोस की बात है कि अब राइट्स, वुमेन राइट्स और इन चीज़ों पे बड़ा इनबैलेंस आ रहा है यहाँ पे भी, कि एक मर्द और औरत को दोनों को पता है कि अगर हम शादी करते हैं और शादी के चाहे 5 दिन बाद चाहे 50 साल बाद हमारी तलाक होती है, तो किसके क्या राइट्स हैं। हाँ। और राइट्स में इतना इम्बैलेंस है ना, हाँ। कि उसकी वजह से वो दोनों खौफ में भी शादी नहीं करते कि यार इसका जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो मुझे भुगतने पड़ेंगे। ज्यादा नुकसान मर्द का है ना, ज्यादा और नुकसान मर्द ही भुगत रहे हैं। अभी मैं कितने इस तरह से एग्जांपल है, आपने सुना होगा तलाकें हुई हैं, ठीक है, जनरली यहाँ पर ट्रेंड ये अभी चल रहा है। तो मैं औरतों को एक सिंगल आउट नहीं कर रहा, लेकिन अगर समझ ले तलाक होती है, ये तलाक का प्रोसेस हो रहा होता है, तो जो भी औरतें वो एक प्रोसेस के थ्रू यहाँ जाती हैं। वो मैंने अपने मुसलमान कम्युनिटी में ये बहुत सुना था कि भी औरत जो है ना मिसयूज़ करती हैं, बच्चों से उनका जो एक्सेस है ख़त्म कर देते हैं, पैसे अलग निकलवाते हैं, उस पर फिर झूठे इल्ज़ाम अलग लगते हैं, डोमेस्टिक अब्यूज़ वगैरह। क्योंकि जब आप झूठे इल्ज़ाम लगाते हो तो आपको वो फ्री वकील, ये वो सारा कुछ बेनिफिट सिस्टम मिल जाता है, घर मिल जाता है। लिटरली गवर्नमेंट बोलती है यू आर अ विक्टिम और वी आर हियर टू हेल्प यू, ठीक है। तो मर्द गया भाड़ में। अब मज़े की मैं सोचता यार ये क्या हो गया यार मुसलमान औरतों को ये सब। तो मैं वैसे ही ना दूसरे लोगों से जो गोरे होते हैं, काले होते हैं, उनसे भी मैंने जब एक दफ़ा ना एक आध से बात हुई, उनका भी यही सीन है, रिगार्डलेस क्या वो मुसलमान है नॉन मुस्लिम है जो भी है। मकसद ये है कि एक सिस्टम, गवर्नमेंट सिस्टम ऐसा है कि आपको पता है, औरत को पता है, ठीक है, और जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो औरत की हेल्प करती है इन सिचुएशन में, वो कहते हैं हाँ आप ये कर लो आपको सब कुछ मिल जाएगा। और बाय द टाइम जब औरत को रियलाइज होता है कि ये मेरे से गलती हो गई है, इट्स टू लेट, फिर आप वापस नहीं जा सकते ना। अच्छा, कमिंग बैक टू द टॉपिक, लेट्स से अभी हमने ये इस्टेब्लिश कर लिया है कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए, इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं। एक खातून को या मर्द को प्यार हो गया ऑलरेडी, उन्होंने इमोशनली इन्वेस्ट भी कर लिया एक दूसरे के अंदर, जितनी भी देर के लिए एक रिलेशनशिप में है वो, उनके लिए अब बेहतर क्या है कि वो शादी करें या वो इस रिलेशन को यहीं पे ख़त्म कर दें। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? यार मेरे हिसाब से तो भाग जाएं निकल के फटाफट। मतलब कहाँ, मतलब भाग के शादी कर लें, क्या करें? नहीं मजाक कर रहा हूँ। नहीं, उसके अंदर जो मेरी ओपिनियन है वो ये है कि सबसे पहले आई थिंक सो, क्योंकि हम लोग यहाँ की बात कर रहे हैं, मैं बेसिकली पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में जैसे आप अपने माँ बाप से बात नहीं कर सकते शादी के लिए कि अब अबू मुझे ये लड़की से प्यार है, ये लड़की कहती है मुझे इस बंदे से प्यार है। तो अगर वो ऑलरेडी एक इस सेटिंग में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और ना चाहते हुए भी वो इस रिलेशनशिप में आ गए हैं, अब उसका हल आप लोगों की नज़र में क्या है कि उनको क्या करना चाहिए? यार पहली बात तो वो आ गई कि रिवर्स बैक करो जो हम शुरू में कह रहे थे ना, कि पहले तो आप ये सोचो कि मैं इसके साथ निभा पाऊंगा कि नहीं। क्योंकि देखो बाकी चीज़ें आपने इतनी एफर्ट कर ली, माँ बाप के सब कदमों में गिर गए, ये कर ली, बाद में पता लगा कि वो अंजाम उसका वही होना है जो हर किसी का हो रहा है, सही, तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो पहले आप तहम्मुल से
इवन दो कि देखो ये है मुश्किल बहुत, क्योंकि हम भी उस एज से गुजरे हुए हैं जब आपका इमोशन जो है वो ठाठे मार रहे होते हैं उस ना, टाइम ये बातें आपके ज़हन में आती भी नहीं आपके है ज़हन कि में नहीं निभा आती। पाएंगे नहीं निभा हाँ, पाएंगे, ये तो और बात की समझ बात भी है। नहीं आती, हाँ। यानी आपको कोई समझा रहा है तब भी नहीं आती, लेकिन हो सकता है कि किसी के कहने से कुछ लोग समझ ही जाएं, चाहे थोड़े से समझ जाएं तो चलो थोड़ी जिंदगियां बच जाएंगी कि वो टाइम ज़ाया नहीं होगा उनका। लेकिन मेरे हिसाब से तो सबसे पहले आप खुद एनालाइज करो कि अगर ये हम लोगों की शादी हो जाए या हम जो है वो मियाँ बीवी के बाद बनने के बाद एक दूसरे को किस तरह डील करेंगे, हम निभा पाएंगे, बर्दाश्त कर पाएंगे। अगर तो आपको लग रहा है कि हम मेच्योर इतने हैं कि हम ये चीज़ को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और इस पे एग्री भी कर सकते हैं, फिर आप सेकंड स्टेप ये है कि आप अपने पेरेंट्स को लेके आओ। क्योंकि देखो अब अरेंज मैरिज की एक जो खूबसूरती है ना वो मेरे हिसाब से ये है कि जब आप अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हो ना, तो जैसे आपने पहले एक बात भी की कि जितना पेरेंट्स अपनी औलाद को जानते हैं अच्छी तरह उतना कोई नहीं जानता। तो अगर मेरे पेरेंट्स किसी और के पेरेंट्स को मिलेंगे ना आपस में, तो जब वो वापस घर आएंगे तो जो उनकी ओपिनियंस होंगी ना पेरेंट्स के बारे में, वहाँ से ही मुझे पूरे घर के कल्चर का पता लग जाएगा कि यार उनका रहना सहना कैसा था, उनका जो है वो हॉस्पिटैलिटी कैसी थी, उनके अखलाक कैसे थे। इसका मतलब है वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में पल रही है जहाँ पे ये जिस इन्वायरमेंट का मुझे पता लग गया। अब वो मेरे पेरेंट्स और उसके पेरेंट्स या इंक्लूडिंग मी भी, मैं उसको एनालाइज कर सकता हूँ कि इज इट सूटेबल फॉर मी, पूरा हाउस होल्ड। अच्छा, ये मैं आपको सॉरी आपकी बात से मुझे एक लाइफ एग्जांपल याद आ गई। फैमिली के अंदर ही मेरे एक जानने वाले हैं, वो रिश्ता लेके बेसिकली किसी ने रिश्ता करवाया था, ठीक है, आपकी बात यहीं से कंटिन्यू करेंगे। उन्होंने रिश्ता करवाया था उनका ना, तो वो रिश्ता लेके जब वो उनकी तरफ गई मेरी आंटी, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें एनालाइज की कि घर में सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं था, सारी चीज़ें ऊपर नीचे थी, कोई रिस्पेक्ट का पता नहीं है बच्चों में आपस में कि मेरा बड़ा भाई ये बड़ी बहन व्हाट्सएवर। उन्होंने आके मना किया अपने बेटे को कि बेटा ये सारी चीज़ें तू ना कर। अब उसने कहा वो बच्चा ही टीनेजर नहीं है, पास 25, और ये अरेंज मैरिज हो रही है। अब उन्होंने आके कहा कि नहीं जनाब अपना मैंने तो यही करनी है अम्मी, वो कोई मसला नहीं है, बाद में ठीक हो जाएगा दिस एंड दैट ना। अब वो क्योंकि बड़े थे और उन्होंने एक ज़माना देखा हुआ है, हुआ ये कि शादी के पहले वीक से ही लड़ाइयाँ शुरू, ये छोटी पैटी चीज़ों के ऊपर ना। तो वो आपकी बात से मुझे बात याद आई थी कि जब आप जाते हो, माँ बाप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जा रहे हैं किसी के लिए, अपने बच्चों के लिए स्पेशली, कि अपने बच्चों को जानते हैं कि इसके सर्वाइव कर पाएगा या नहीं, और आके जब बताते हैं तो आगे से बच्चे भी नहीं एक्सेप्ट करते ना। बच्चे कहते हैं कि नहीं हम ऐसे कर लेंगे, हम ऐसे कर लेंगे। ये बहुत बड़ी गलती होती है। हाँ। या माँ बाप ने बोल दिया ना एक दफ़ा कि बेटा वो हमारे हिसाब से वो लोग सूटेबल नहीं हैं, और उसमें ये नहीं है कि वो बुरे लोग हैं, बस सूटेबल नहीं है, कंपेटेबल नहीं है, इट्स ओके। सही बात है। आपको जब देखो अगेन बात उस पर आ जाती है ना, जब आपको ईमान आपका तकदीर पे है और ईमान आपका अल्लाह पे है, आपको पता है अगर ज़िंदगी में कोई ऐसी कुछ होता भी है कि यार कोई अरेंज होती है और बड़े प्रॉपर तरीके से होती है, नहीं चल पाती, इट डजंट मैटर, एंड ऑफ द वर्ल्ड तो नहीं है ना। हाँ। तो at least you got someone to blame to, which is your parents, कि मम्मा या अब्बू आपने आपके दिल को ये तसल्ली होती है कि भाई मैंने उनकी भी मानी और अल्लाह के भी प्रिंसिपल्स को फॉलो किया ना, बजाय इसके कि मैं पहले आराम रिलेशनशिप में आता, फिर उसमें आता, तो आप सेटिस्फाइड एंड पे होते हो कि यार मैंने कुछ गलत नहीं किया। उसके बरक्स अगर आप खुद अपने जाके डोरे डालो तो वो आप फिर अपने आप को सारी जिंदगी ब्लेम करते रहते हो कि यार ये तो मेरे से गलती हो गई। ऐसे ही। आप बताएं साजिद भाई। यार अगर जाने अनजाने में कोई भी लड़का लड़की इस रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं जी, तो मेरे नज़दीक तो ये होना चाहिए कि आप पहले अपने बड़ों से बात करें, वालिदैन है तो वालिदैन से बात करें, ठीक है। अगर आप शर्मा आगे वैसे नहीं बात कर सकते, नहीं किसी इसकी शादी की बात करें या पापा मैं रिलेशन में पढ़ने लगा हूँ, नहीं रिलेशन में जो पढ़ता है कौन बात करता है, ऐसा तो कोई नहीं। आप जैसे मैंने बताया ना कि अगर ना कई बड़े जाने अनजाने में, मैंने आपसे कहा ना जाने अनजाने में आपसे किसी से मोहब्बत हो गई, ठीक है, तो आपको लगता है कि मैंने इस शख्स के साथ मैंने ज़िंदगी गुजारी, ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि आप अपने बड़ों से जाके बात करें कि मैं इस पे इंटरेस्ट है मेरा इसके साथ, और मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी के साथ गुजारना चाहता हूँ। सही। अगर आप खुद नहीं बात कर सकते, अपने रिलेटिव से बताएं या अपने फ्रेंड्स कोई ना कोई फैमिली में ऐसा बंदा होता है जिसके आपके साथ फ्रैंकनेस होती है, जो आपके फैमिली को जाके बताए कि इस तरह के मामला आते हैं, ठीक है, फिर वो जाके आगे बात करें, वो देखें कि भाई अच्छा ज़्यादातर क्या होता है कि जब इस तरह का माहौल बन जाता है ना, तो जो अपने बड़े जब जाके देखते हैं ना कि लड़का या लड़की को,
वो ज़्यादातर ये देखते हैं कि वो हमारे घर में एडजस्ट होगी कि नहीं, लेकिन ये देखते हैं कि हमारा बच्चा उधर एडजस्ट होगा कि नहीं होगा। ज़्यादातर ये होता है ना, क्योंकि गलती तो हो गई बच्चे से, ठीक है, तो अब उनकी फ़िक्र ये होती है हमारा बच्चा ज़िंदगी गुजार पाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जैसे आप लोगों ने कहा कि वालिदैन हैं अपने बच्चों को अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है, क्योंकि रोज़ाना 24 घंटे उनसे मुलाकात करते हैं, ठीक है, 24 घंटे जो है आप एक ही जगह पे रह रहे हैं, आपको मालूम है हमारा बच्चा कैसा है, गुस्से में कैसा है, ठीक है, उसके मामलात कैसे हैं, ठीक है, तो उठना बैठना कैसा है, तो उनको अपने बच्चे के बारे में पता होता है। तो ज़्यादातर जो है ना, लेकिन मेरे जैसे अरेंज मैरिज में होता है, आप जाते हैं किसी घर देखते हैं, आप बोलते हैं ये वो लड़की या लड़का हमारे फैमिली में एडजस्ट होगा कि नहीं होगा, लेकिन इस सिनारियो में जो ऑपोजिट हो जाता है, ऐसे ही होता है ना ज़्यादातर। अच्छा, सवाल मेरा ये था सॉरी जी, कि वो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं एक दूसरे में, ठीक है, इस रिलेशनशिप में आ गए हैं, फिर आपको अपने वालिदैन अपने बड़ों में इतना ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि वो आपको फैसला जो भी सुनाएंगे वो गलत नहीं हो, गलत वो आपकी बेहतरी के लिए सुनाएंगे ना, इतना आपका ट्रस्ट होना चाहिए उन पे कि वो मेरे लिए जो है अच्छा फैसला करेंगे। ठीक है। अगर वो किसी वजह से कहते हैं बेटा आप नहीं चल पाओगे, तो इस बात को सीरियसली लेना चाहिए। यार जो देखिए, लोग यार ये पूरी जिंदगी का सवाल है, ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है ना कि आप इस पे इधर उधर नहीं देख सकते, पूरी जिंदगी का सवाल है। अगर आप पे खुदा ना खास्ता आपकी ना चल पाई तो आप देखो, आप ऐसे तो नहीं है ना कि वो बस फिर तो अफसोस ही दिमाग से रहेगा ना। remove हो गई, वो चीज रहती है आपकी सारी जिंदगी। दूसरा, सेकंड नंबर पे अगर आपकी औलाद हो गई तो वो आप उसके भी जिम्मेदार हो के वो भी भुगतेंगे। सही है। तो इससे बेहतर नहीं है कि आप अपना डिसीजन इन्फॉर्म्ड लो ना, आप चीजें देख लो, थोड़ा सब्र कर लो, अगर नई चीजें सही लग रही तो आप ये सोचो कि फ्यूचर में बजाय इसके कि मैं रोने रहूं, वही रोने आज मैं रो लूं। देखिए, इसमें यहाँ से एक स्टेप बैक लें, क्योंकि हम लोग फोकस कर रहे हैं यंग जनरेशन पे, या जिसको प्यार मोहब्बत हो गई, लड़का लड़की पे फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल। टू बी ऑनेस्ट, अगर लड़का लड़की इस सिचुएशन में नहीं पड़े, अगर माँ बाप ओपन एंड फ्रैंक हो फ्रॉम स्टार्ट कि भाई, या उनको ओपन कम्युनिकेशन हो अपनी औलाद के साथ, ठीक है, कि भाई या इतना, क्योंकि यार ठीक है हम लोग एक रिस्पेक्ट है, शर्म है, सारा कुछ है, लेकिन इतना भी ना हो कि बेसिक नेसेसिटी जो होती है लाइफ की, आपको पता है आपका बच्चा जवान हो रहा है, ठीक है, और आपको पता है कि उसकी नज़रें इधर उधर जा रही हैं, एंड आप ऐसा नहीं कि आप उस एज से नहीं गुजरे, सो यू नो द फीलिंग एग्जैक्टली। ठीक है, तो आपको होना चाहिए कि उनको हेल्प करे कि वो चैनल सही तरह करें, वो जो उनकी फीलिंग्स है तो, और हलाल तरीके से करें। तो ये होता है कि ठीक है, वो जो अब वो बच्चा है तो वो तो उसको इतनी अकल नहीं है, ठीक है, या वो थोड़ा बड़ा भी है, मैच्योर भी है, 20-25 साल का थोड़ा मैच्योर होना शुरू हो जाता है फॉर एग्जांपल, तब भी वो माँ बाप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, ठीक है, तब भी उसको लग रहा है यार माँ बाप की, तो वो तो एक तरह से फोर्स हो जाएगा कि यार ये तो मेरा कोई इंटरेस्ट ले नहीं रहा, ठीक है, तो मैं खुद ही जाके ना अपना हाथ पाँव मारता हूँ। तो उसमें फिर लड़कियों, और ख़ास तौर पे लड़कियों के साथ बहुत ये जुल्म होता है, ठीक है ना। अब ऑटोमेटिकली हम लोग क्या सोचते हैं, यार लड़कियां होती हैं वो शरीफ होती हैं, उनके अंदर कोई डिज़ायर्स नहीं होती, ठीक है, और वो उनको कोई इस तरह वो टेंशन नहीं होती। लड़के जो होते हैं, क्योंकि वो थोड़ा हम लोग ओपन होते हैं, उनको नज़र आ रहा होता है, लेकिन लड़कियों के साथ ये जुल्म होता है कि उनके अंदर भी सारी फीलिंग्स होती हैं, सारा कुछ होता है, उनका भी डिज़ायर्स होती हैं, उनकी भी फीलिंग होती है कि मेरी भी शादी हो, मैं भी किसी के साथ अपनी लाइफ शेयर करूं। हो सकता है वो जब 16 साल की है वो इस तरह की फीलिंग्स में डेवलप होना शुरू हो जाए। तो माँ बाप जो है, नहीं जी आपने पढ़ना है, पढ़ाई करनी है, ये करना है, वो करना है, इधर की तरफ देखना भी नहीं है। सो आई थिंक कि माँ बाप को ना, गलती तो नहीं कह सकते, लेकिन उनको ना आजकल जो सिचुएशन है, हो सकता है जब उनका ज़माना था, ठीक है, तब इतनी वो ओपन कम्युनिकेशन नहीं थी, तब इतना मेल जोल नहीं था ऑपोजिट सेक्स के साथ, अभी तो आम है, ठीक है ना। और अगर आम हो गया तो इसका मतलब है कि आपको वो एक फीलिंग ज़्यादा होगी, ठीक है ना, मोबाइल में सारा कुछ। सो दे हैव टू स्टेप अप, दे हैव टू कम फॉरवर्ड और ख़ुद बोलें कि यार हमें पता है कि अभी शादी की उम्र हो गई, अगर आपका कुछ ऐसा है, ठीक है, तो हमें आके ओपनली बताओ, हम नहीं चाहते कि हमारे पीठ पीछे कुछ करें। तो मैं ये कि होता है कि माँ बाप जो है ना, वो फ्रॉम द स्टार्ट, इवन एट द एज ऑफ 10, क्योंकि आजकल जैसे आप बोल रहे हैं, स्कूल के बच्चे अल्लाह माफ़ करे क्या क्या हरकतें कर रहे हैं, और हमने खुद देखा है, ऐसी कुछ छुपी हुई बात तो नहीं है, और इस्लाम भी इस चीज़ को प्रमोट करता है। हाँ, इसमें ना एक चीज़ आपने कही 100% दुरुस्त है, और मैं ये अपने माशरे में देखता हूँ कि पेरेंट्स में और बच्चों में कम्युनिकेशन गैप है बहुत बड़ा। वो एक पता नहीं उसको
अना कह लें, ज़िद कह लें, जो भी कह लें ना, अब उसके अंदर पेरेंट्स को ऑब्वियसली कोशिश करनी चाहिए कि वो, और ऐसे भी पेरेंट्स हैं, बड़ी बड़ी अच्छी एग्जांपल्स हैं जो जिनकी बच्चों के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है, उन्होंने अपनी हदूद रखी हैं कि भाई इतनी दोस्ती रखो कि आप रिस्पेक्ट भी रखो और दोस्ती भी हो। ऐसे भी एग्जांपल्स हैं, लेकिन ज़्यादातर कम्युनिकेशन गैप है। और सेकंड जो मेरे जहन में एक चीज़ आई वो ये है कि बच्चों की बिल्कुल ही ना राय लेना वो नहीं समझते कि ये फर्ज करो ये रिश्ता ईगो के है, खिलाफ समझते हैं। ये रिश्ता है, चाहे वो कज़न मैरिज है, चाहे आउट ऑफ फैमिली है, जो भी है, ये आपने करना। वो इसके अपनी इज्जत के और अपनी अना के खिलाफ समझते हैं कि हम इनकी राय क्यों लें। कि मेरे से छोटा है तो मुझे मतलब मैं पूछूं भी क्यों इसको। हाँ, ये भी कम्युनिकेशन गैप की ही एक फॉर्म है ना, कि यार आप कम्युनिकेट करो कि बेटा ये आपके लिए ऐसे है, आप बताओ। अब आहिस्ता आहिस्ता ऐसी चीज़ें आ रही हैं, ये पॉजिटिविटी थोड़ी आ रही है, लेकिन काफ़ी अरसे से, या जब कह लें जब से, यानी अड्डी जो हमने अपने एक जनरेशन ऊपर जो देखी है ना, उनके अंदर ही कम्युनिकेशन गैप था, और उनके अंदर ये चीज़ थी कि जो हमने कर दिया वो कर दिया, जो कहता वो कहता। तो वो चीज़ भी ना थोड़ी ख़त्म होनी चाहिए, थोड़ी क्या बल्कि टोटली ख़त्म होनी चाहिए, कि आप उनके साथ उनकी राय ज़रूर लो। और ये इस्लाम में भी है कि आप उनकी राय लो, क्योंकि ज़िंदगी उन्होंने गुजारनी है, आपने नहीं गुजारनी। तो उनको फ़र्ज़ करो अगर किसी लड़का और लड़की के दिमाग में एक, फॉर एग्जांपल एक हाइट है, आइडियल हाइट, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर मुझे एक लड़की ऐसी चाहिए जो छोटे कद की हो या ज़्यादा लंबी हो, या एक लड़की को ऐसा चाहिए जो वो ये समझती है कि मेरे से एटलीस्ट टॉल हो, ये इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। तो उसकी आप राय तो लो ना। उसके बाद कोई ऐसी है जो जिसको ख़ास खूबसूरती का कुछ है, हर किसी, क्योंकि देखो अगर किसी के अंदर ये आइडियलाइज उसने किया हुआ है किसी लड़की ने या लड़के ने अपने दिमाग में, तो उसको ये भी, अगर उसको वो मिल जाता है तो उसके लिए तो ये भी एक खुशी की बात है ना। अगर उसको नहीं मिलता, या बेशक अक्सर ऐसे होता है पर्सनैलिटी कुछ लड़कियों ने बनाई होती है या लड़कों ने बनाई होती है कि मुझे ऐसी पर्सनैलिटी चाहिए, ठीक है ना, तो वो उसमें भी उसकी हेल्प की जाए कि जिसके अंदर ये चीज़ है, ये नहीं है। इसमें देखें दो चीज़ें हैं। एक, अगर ऑलरेडी आपका रिलेशन शुरू हो गया, जो स्कॉलरली ओपिनियंस है ना इसके अंदर, कि वो ऑलरेडी इमोशनल इन्वेस्ट कर चुके हैं एक दूसरे के अंदर ना। अब अगर वो लड़की उस लड़के से शादी नहीं करती और दोनों किसी और जगह पे, नई जगह पे शादी करते हैं, तो वो फिर जिसके साथ शादी कर रहे हैं उसके साथ जाती हो जाएगी ना, कि वो अपने उस फेस से निकल ही नहीं पाएंगे कि मुझे तो उससे शादी करनी थी। तो उलमा कहते हैं कि बेहतर है कि आप वही आपकी वाली बात अभी रोलें, कि वो ये सोच के कि आगे हमारी ज़िंदगी ख़राब होनी थी, ठीक। दूसरा जो है, दूसरी जो साइड की डिस्कशन है, जो उलमा है वो कहते हैं कि उनको आपस में ही शादी करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इतना उन्होंने इन्वेस्ट कर लिया अपने अंदर। तो अगेन इसके अंदर जो इंडिकेटर है, जो जज है, वो इस्लाम है। आप सब ने बता दिया कि जनाब ये चार चीज़ें हैं करीब करीब मफहूम के अंदर, कि आपका कबीला, आपका जो, अगर आप मालदार हैं, आपकी खूबसूरती और आपका ईमान, ये चार चीज़ें हैं। और इनमें से आपने कहा कि जो ईमान वाले हैं उसके ऊपर बेसिकली प्रायोरिटी दी आपने। तो अगर आप इसको एज अ जज रखेंगे तो कोई मुश्किल नहीं होगी। और ऑलरेडी आपको पता है कि मेरा जो है ना फेरी टेल वाला, बॉलीवुड वाला सीन ख़त्म हो चुका है महीने के अंदर, और पता लग जाता है आपको। जैसे आपने कहा रोज़ बात करते थे शुरू में, पहले बात करते थे अब नहीं करते, तो आपको बातों से पता लग जाता है यार कि मतलब मेरा फ़ोन नहीं उठाया, कहाँ थे या कहाँ थी, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था या कर रही थी, ठीक है ना। तो इन चीज़ों से आपको पता लग जाना चाहिए, इंडिकेटर्स है ना, कि यार अगर अभी से इतने मसले हो रहे हैं तो आगे मज़ीद होंगे ना। तो देन अगेन, और उसके बाद जो इस्लाम आपको कहता है कि इस्लाम ने मना तो नहीं किया कि आप प्यार ना करें, बल्कि इसको इनकरेज करते हैं कि अगर किसी ने, मैं हदीस सुन रहा था कि आपसे बहुत सख्त ममानियत की है कि अगर लड़का और लड़की को आपने सेटिंग में मिलाया, ओबियसली महरम की मौजूदगी में, और उसके बाद शादी करना चाहते हैं और आपने नहीं करवाई, तो उसकी बड़ी ममानियत है, ठीक है ना। तो आप एक इस्लामिक सेटिंग के अंदर, आप अगर आपको कोई लड़की अच्छी लगती है, आप वालिदैन को लेके जाएँ कि यार ये मुझे अच्छी लगती है, उससे जो उनसे आप बातचीत करें। और अरेंज मैरिज में भी आप एक महरम के साथ बैठें, मुलाकात करें, एक दूसरे को जाने पहचाने, सवाल जवाब पूछें, जो इस्लाम ने आपको इजाज़त भी दी है। एक में नहीं आपको समझ में आता, 2-3 दफ़ा मिल लें आप, लेकिन महरम की मौजूदगी में, तो कोई मसला नहीं होगा। अगेन जज इस्लाम ही है। इसमें एक चीज़ अच्छा मेरे जहन में आ रही थी पहले, वो मैं ये कहना चाहूँगा, इसके अरेंज मैरिज का ना एक बहुत बड़ा जो एक पॉजिटिव फैक्टर है ना, वो ये है हमारे माशरों में, जिस तरह हमने देखा है कि जब देखो बात ये इंसान है ना, मियाँ बीवी, तो किसी भी बात पे फ्रिक्शन आ जाती है, कोई झगड़ा हो जाता है, कुछ हो जाता है। ये एक ऐसी बात है जो अक्सर घरों में होती है, और इसके अंदर कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। बड़े ही कोई कम होंगे जिनकी 20-20 साल गुजर जाते हैं जी हमारा झगड़ा कोई नहीं हुआ। जब अरेंज मैरिज हुई है ना आपकी, जब आपके पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, आपकी फैमिलीज इन्वॉल्व हैं, अगर आपका झगड़ा खुदा ना खास्ता होता है, तो दे आर द फर्स्ट पीपल टू कम इन एंड रिजॉल्व, कोई सोल्यूशन लेके आएंगे ना वो।
आप इसके कॉन्ट्ररी अगर आप देखो तो जो लव मैरिजेज हैं जिन्होंने आपस में बस करा लिए, उनके वो पेरेंट्स के पास जाएंगे, वो कहेंगे जा पुगा तुम, आप की थी ना, मैं तो मना किया था आपको। अब उसके अरेंज मैरिज में वो उनको पता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये रिश्ता लेके आए थे, हमने रिश्ता कबूल किया, हमने इनको परखा, उन्होंने हमें परखा। उसकी बेसिस पे ज़्यादातर, हर ज़रूरी नहीं है 100%, लेकिन ज़्यादातर उसमें वो जब कोई ऐसा मसला होगा तो वो बीच में आएंगे और उनकी पूरी कोशिश होगी कि सॉल्व करें। और इसकी अगर आप थोड़ी स्टडी करें ना, थोड़ी रिसर्च करें, तो मोस्टली जो रिश्ते होते हैं ना वो उनकी वजह से बच भी जाते हैं, क्योंकि एक हमारे कल्चर की अच्छी चीज़ है कि लोगों को इज़्ज़तों की और बड़ों की, रायों की, इनकी रिस्पेक्ट है ना, बिल्कुल इज्जत की एक है कि यार हमारी इज्जत ना मिट्टी में मिल जाए, उसकी वजह से बड़े कहते हैं नहीं ऐसे नहीं करना, आपने डिवोर्स की तरफ नहीं जाना। वो ही एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इवन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, इवन हमारी सुन्नत में भी है, जब हजूर आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को उनका मसला हो गया था तो उन्होंने अबू बकर सिद्दीक को बिठाया था तो कि भाई आप जो है ना मसला हल करो। तो जहाँ तक मुझे याद है कि जब वो एक सेटिंग में बैठे, दोनों बैठे हज़रत सल्लम, अबू बकर सिद्दीक, आयशा एक ही सेटिंग में, तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कुछ ऐसा बोला कि उसमें इंडिकेट किया कि हज़रत सल्लम को बोला कि आपने जो बोलना है ना सच बोलना है। तो यानी कि अब आप देख ले हज़रत सल्लम है, ठीक है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो भी वाइफ है, बीवी है, ठीक है ना। तो फिर उनकी सुलह सफाई हो गई, ठीक है, तो अबू बकर सिद्दीक चले गए, उनके हुजरे से बाहर चले गए। तो थोड़ी देर बाद वो जब वापस आए तो वो आपस में जो है ना, जो एक घरेलू माहौल है वो दोबारा इस्टेब्लिश हो गया, हंस रहे खेल रहे। तो कहते हैं जब तुम्हारी लड़ाई हुई थी, ये इस तरह मैं मफहूम कह रहा कि जब लड़ाई हुई थी तो तुमने मुझे बुलाया नहीं, अभी तुम लोग खुश हो तो मुझे भूल गए हो। तो ये देखिए, ये एक हम कहते हैं ना यार वो बहुत बड़े नबी हैं, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के उनमें भी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, और उन्होंने भी इस तरह से अपने बड़ों को बिठा के। अच्छा, इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ज़रूरी नहीं है कि आपके माँ बाप ही हैं जो एक अच्छे वो काउंसलर हों, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी बात है। ज़रूरी नहीं है कि आपके जो माँ बाप, क्योंकि उनमें भी बायसनेस होगी, उनमें भी होगा कि यार ये हाँ वन साइडेड हो, यार ये तो मेरी बेटी है, यार ये तो मेरा बेटा, उनकी एक इमोशनल अटैचमेंट होती है, सो उनकी भी जजमेंट क्लाउडेड हो सकती है। सो ये नहीं है कि आप, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं हम लोग, मैंने जो देखा है ना कि यार माँ बाप को बिठाओ, यार अपने माँ बाप को बिठाओ, लेकिन माँ बाप जरूरी नहीं है कि वो अच्छे जज हों, क्योंकि मोस्टली बायस होंगे ना। हाँ, और अपने बच्चों की साइड कोशिश तो ये होगी कि ना टूटे। हाँ, उसमें अगर वो बायस हैं तो वो खुद गलती कर रहे हैं ना। लेकिन फिर नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है ना, फिर बजाय इसके कि समझ ले लड़की के माँ बाप आ गए, जो उसकी लड़के के आ गए, आपके बेटे ने किया, उनकी आपस में लड़ाई हो जाएगी कि भाई यार आपके बेटे ने ये किया, आपकी ना कि वो हल निकालें कि वो फॉर एग्जांपल एक पूरी फैमिली लड़ पड़ेगी। नहीं, तीसरा वही कह रहा हूँ ना, या तो तीसरा बंदा हो जिसको म्यूचुअल हो और जो न्यूट्रल हो और उसको पता हो कि, और वो गुड जज भी हो, ठीक है, हो सकता है वो आपकी फैमिली में हो सकता है वो आपकी फैमिली के बाहर हो, ठीक है ना। हर मौलवी भी कोई अच्छा काउंसलर नहीं होता, नो डाउट, ठीक है ना। तो काउंसलिंग के भी आपको पता होना चाहिए यार, ये जो चारों को निकाल के तो ज़रूरी है कि आप ये भी जज करें कि, क्योंकि हम बहुत ये गलती करते हैं कि माँ बाप को बैठाओ। जो मैंने देखा है ना, ज़्यादातर माँ बाप इमोशनली अटैच होते हैं ज़्यादातर अपने बच्चों के साथ, और एक साइडेड वो ले लेते हैं। वो बेशक अनफ्रंट बोलेंगे हाँ ठीक है यार कुछ नहीं, सुलह उनको मालूम भी होता है कि आपका बच्चा गलत है, ठीक है, उसकी वो गलती पे है, लेकिन फिर भी उसकी साइड लेते हैं। बहुत देखा जाता है, देखा ना, ये नहीं फैमिलीज में रिश्ता, माँ बाप को ना बिठाओ, सिर्फ बापा को बिठाओ। अच्छा, बेहतरीन मेरे ख्याल से ये है, जब हर्ष बैठते हैं ना तो वो कोई ना कोई सलूशन निकाल लेते। सही बात है यार, ये बहुत मिसोजिनिस्टिक बात की है आपने। इसमें सबसे बेहतरीन हाल ये है कि मियाँ बीवी आपस में खुद ही सुलझा लें। हाँ, वो एक्सट्रीम पे होता है ना, जब आपस में नहीं होता तब आप क्या करोगे? फिर आपको जैसे इन्होंने कहा न्यूट्रल वो बेस्ट है, क्योंकि आप जब अपने रिलेटिव्स को इन्वॉल्व करते हो ना तो वो बचने के बजाय बिगड़ जाता है, ज्यादा बिगड़ जाता है। ऐसे ही है ये बात। कई लोग इस वजह से करते भी नहीं है कि यार फैमिली में बात खुल जाएगी। बहुत रेयर होते हैं जो बचाने की कोशिश करते हैं, वो ज्यादातर कहते हैं नहीं। एक ही से बात कहूँगा, उसके बाद फिर आगे चलेंगे कि चाहे अरेंज मैरिज है चाहे लव मैरिज है, ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है एंड ऑफ द डे आप मियाँ बीवी। बिल्कुल। तो अगर कोई चीज़ हो रही है, अगर कोई
दोनों सिचुएशंस में कोई ना कोई फ्रिक्शन आ रहा है, तो हल तो आप लोगों ने इवेंचुअली तो आप लोगों ने करना है ना, चाहे माँ बाप बीच में आ भी जाएं। तो जैसे इन्होंने बोला ना कि सबसे पहले आप अपने अंदर बर्दाश्त लेके आओ, सबसे पहले आप अपने अंदर एक कॉम्प्रोमाइज़ का एक लेके आओ कि यार मैं एक इंसान के साथ रह रहा हूँ, किसी फरिश्ते के साथ नहीं रह रहा। तो अगर वो कुछ कर रहा है, चाहे वो लव मैरिज से मैंने मुझे मिला है, चाहे वो अरेंज से मिला, मेरे अंदर ये बर्दाश्त होनी चाहिए कि मैं उसकी छोटी छोटी बातों को बर्दाश्त करूं, और दूसरे बंदे को भी चाहिए कि इस चीज़ को रियलाइज़ करे कि अगर वो मेरी कोई चीज़ बर्दाश्त करे तो फिर मैं भी उसकी कोई चीज़ बर्दाश्त करूं। देखो चलते आप कॉम्प्रोमाइज है ना, ऐसे ही चलते हो ना आप, इसके अलावा तो आप चल ही नहीं सकते, ऐसे ही है। क्योंकि आप इंसान हो, आपकी हो, ये तो बहुत ही रेयर है कि अल्लाह ने दो इंसान एक ही नेचर के, एक ही हैबिट्स के इस तरह बनाए हो ना। लेकिन हाँ ठीक है, अभी हम लोग एक दूसरा एंगल भी लेना है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई अगर आपके बिल्कुल नहीं बन रही, ठीक है, एक तो होता है ना हमारा एक ये कॉन्सेप्ट भी है, एक क्रिश्चियन और हिंदू कॉन्सेप्ट है कि भाई जीना मरना इसी बंदे या बंदी के साथ है। ऑन अ सीरियस नोट हम लोग ये भी कंसिडर नहीं करते कि भाई अगर आपकी नहीं बन रही तो आप अलग अलग हो जाओ, ये ऑप्शन भी है, ठीक है ना। मुझे याद है एक मैं यहाँ पर कोर्स का सुना था, अटेंड नहीं किया था, उसका कोर्स का नाम था मैरिज के ऊपर था। तो मेरे ख्याल से मैंने उसकी खाली प्रोमो वीडियो देखी थी, उसको मैंने इंट्रोडक्शन पे गया था, उसका नाम था लव एंड मर्सी, ठीक है। तो शेख बता रहे थे लव जो है वो मैरिज है, तो सबसे पूछ रहे हैं मर्सी क्या है, कहते हैं भाई खुश इखलाकी शादी के बाद ये वो सारा कुछ, कहते हैं नहीं, मर्सी है तलाक। क्यों? क्योंकि जब आप आपस में नहीं बन रही तो आपके लिए सबसे इजी तरीका ये है कि आप अलग हो जाओ, क्योंकि आपके जो भी मसले मसाइल हो रहे हैं, जो भी टेंशनें हो रही हैं, जो भी डिप्रेशन, ये सारा कुछ वो फिर आपका एक मर्सी है ये कि अल्लाह ने आपको एक ऑप्शन दे दिया, ठीक है। ऑब्वियसली आप मिसयूज ना करें, नापसंदीदा सबसे नापसंद, लेकिन काफ़ी सिचुएशंस ऐसी होती हैं, ठीक है, इवन हज़रत सल्लम के ज़माने में भी हुई हैं, तलाक़ें हुई हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुई हैं। तो लेकिन ये कि नहीं बनती, काफ़ी दफ़ा नहीं बनती इसमें। अच्छा, इसमें मैं ना, ये इतना सिंपल नहीं है। वेस्टर्न सोसाइटीज़ में इट्स सिंपल कि दी आपकी नहीं बनी, चाहे मुसलमान, हाँ वो तो है, क्योंकि गवर्नमेंट आपको टेक केयर कर रही है, ऐसे ही आपको घर दे रही है, आपकी औलाद सेफ है, आप सेफ हो, कोई बात नहीं है। अब पाकिस्तान जैसे माशरे में ना, ये जब वो हम सुनते हैं ना कि दी माँ बाप ने कहा उन्हें मार के वापस आई, उसमें हम आज के दौर में उसे समझते हैं ना, नहीं ये उन्होंने बड़ी ज्यादती की कि वो आपस में ये हो। पाकिस्तान में जब आप रहते हो ना, मैं आपको माशरे की हकीकत बता रहा हूँ कि एक तलाक याफ्ता लड़की विद बच्चे या विदाउट बच्चे उसको कोई मुंह नहीं लगाता, दफा समझा, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही है। तो इसलिए वहाँ पे ये चीज़ समझाई जाती है लड़की को कि देखो, या तो बिल्कुल ही वो अल्लाह माफ़ करे कोई लाइन क्रॉस कर जाए ना, कि जिसमें वो आपको मार रहा है, पीट रहा है, या वो आपके साथ कुछ गलत कर रही है, वो आपके साथ जुल्म कर रही है, अब तो आजकल तो औरतें ही मारती हैं तो वो अगर तो ऐसा ही कुछ हो रहा है ना, तो फिर तो ऑब्वियस है ना, देयर इज नो अदर ऑप्शन। लेकिन बात वही आ जाती है कि बर्दाश्त जितना कर सकते हो, मैं वही कर रहा हूँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ में कि आप इतना बर्दाश्त नहीं करो कि आप पे इतना जुल्म हो रहा है और आप कह रहे नहीं यही मेरा शोहर है और ये सारा कुछ है, ठीक है, एक लिमिट होती है, ठीक है। इस्लाम ने आपको एक ऑप्शन दिया है कि भाई आप एक एक्सट्रीम पे चले जाओ। यार मुझे तो मेरे ख्याल से एक हदीस भी है ना, जहाँ एक औरत आई थी हज़रत सल्लम के पास, कहती है कि जब मेरी शादी हुई तो मुझसे पूछा नहीं था, ऐसे कुछ था कि मैं तलाक ले सकती हूँ, उन्होंने कहा हाँ ले लो, ठीक है। वो एक्सट्रीम से उन्होंने ये नहीं बोला कि मुझे वो मर्द नहीं पसंद, ठीक है, उन्होंने बस ये बोला मेरी इजाजत नहीं ली थी। मुझे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी तलाक याफ्ता, बल्कि मेरा ख्याल है एक से ज्यादा तलाक याफ्ता सबसे शादी की है, सब सब तलाक याफ्ता, हाँ तलाक याफ्ता या तो वो क्या बोलते हैं विडो, बेवा, जैसे खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, जहाँ तक मुझे याद है उनका मैं से वो 2 दफ़ा, 3 दफ़ा 2 या 3 दफ़ा यानी वो बेवा हो चुकी थी, ठीक है। और जितनी भी बाकी थी वो या तो इधर फॉर पॉलिटिकल रीजंस या तो वो जो भी उनका जो एक ट्राइबल होता है ना, क्योंकि उस ज़माने में तो आपको ट्राइबल सिस्टम अगर आपने किसी से ताल्लुक़ करना था, यू हैव टू मैरी इनटू देम, तो फिर आपका जो है ना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो जाता, प्रोटेक्शन मिल जाती थी, हेल्प मिल जाती थी, क्योंकि पुलिसिंग सिस्टम तो कुछ था नहीं, कोई पुलिस थी नहीं, कोई गवर्नमेंट नहीं था, तो जो ट्राइब्स थे ना वही आपको प्रोटेक्ट करते थे, वही आपको जो है ना सारा कुछ देते थे। अभी कितनी बड़ी एग्जांपल है देखो आप कि इतना इस चीज़ को इनकरेज किया गया है, यानी उनकी आप सल्लम की अपनी ज़िंदगी से कि उन्होंने सारी ख़वातीन वो चुनी
कि जो आज हमारा मुसलमान मुआशरा रिफ्यूज करता है कि हमने इनसे नहीं करनी क्योंकि ये तलाक और बेवा और बच्चे वाली और ये वो, तो उन्होंने सारी ऑलमोस्ट वो चुनी सिर्फ एग्जाम्पल क्रिएट करने के लिए कि इनमें ऐब नहीं है, ये कोई फ्रिक्शन आता है आम तौर पे हो जाता है यार। चीज। देखें, ये हमारी सोसाइटी का प्रॉब्लम है, ठीक है। याद है अभी हम लोग गए थे, अगले दिन सहरी पे गए थे, तो जब हम लोग वो अरबी था, मेरे ख्याल से अदन सिटी है शायद, सूरिया में कहीं पे सीरिया में, तो हम उससे पूछ रहे थे यार आपकी शादी हुई है, तो उसने थोड़ा सा पॉज करके क्या बोला, ब्रदर मेरी 3 हुई है, ठीक है, इकट्ठे भी रह रहे हैं और इकट्ठे भी रह रही हैं के साथ एक ही घर में, एक साथ भी रह रही हैं। तो उसने इस तरह बोला कि, और वो इस तरह से बोल रहा था जैसे नॉर्मल है, ऐसे ही ठीक है, और उसकी एज भी कितनी होगी 50+, और लिटरली वो कौन है, ढाबे वाला है ना, पाकिस्तान के किधर ढाबे भी खड़ा था ना, ढाबे वाले के पास 3 बीवी हैं। और मैं उस टाइम पे यही सोचता रहा हूँ यार अब ये फाइनेंशियली क्या करता होगा ना, हाँ, यानी मेरे जहन में ये सवाल आ रहे थे, चलो 3 तो उसने बता दिया ना, लेकिन ये बल्कि मैंने उससे पूछा भी बाद में ना कि यार ये तू कैसे करता है, तो कहता वो तो कोई मसला नहीं है, अल्लाह ताला खुद ही बरकत डाल देता है, ऐसे ही है। यही तो आपकी नीयत पे डिपेंड करता है। देखो एक बंदा है वो याशी के लिए कर रहा कि मैं याशी करनी है, ये भी पकड़ी वो भी पकड़ी, एक है वो देख रहा है कि जरूरत क्या है मुआशरे की, उसकी वजह से वो कर रहा है ना। जहाँ मुफ्ती तारिक मसूद साहब है ना, काफ़ी लोग उनसे डिसएग्री भी करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे मैं उनके एग्री करता हूँ, जो कि ज़रूरी नहीं होता अगर एक बंदा एग्री कर रहा है तो वो शादी करना चाह रहा है, लोग ये भी फटाफट समझ लेते हैं ना। लेकिन आप सच को सच और झूठ को झूठ तो बोल सकते हो ना, इतनी तो अपने अंदर रख सकते हो करेज। तो वो जो चीज़ बोल रहे हैं वो इसलिए बोल रहे हैं, मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि यार आप उनके बारे में नेगेटिव सोच रहे हो ना, आपको नहीं पता उनके पास डेली बेसिस पे कितने केसेस आ रहे हैं, आपको नहीं पता कि डेली बेसिस पे उनके पास मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई मैं तो लुट गई, मेरे तो भाई मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे बच्चों के साथ, मुझे तो कोई बंदा एग्री नहीं कर रहा मेरे साथ शादी करने के लिए, वो क्या करे, मर जाए, खत्म हो जाए, उसका भी तो किसी ने सहारा बनना है ना। और जो दीनदार औरतें हैं ना, एक जेन्युइनली देखो ऐसी बेशुमार मिसालें हैं, मैं पर्सनली लोगों को जानता हूँ जिन्होंने एक से ज़्यादा शादियाँ की हुई हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो उसके एडवोकेट हैं या कोई और कहने वाला उसका एडवोकेट है, उनकी भी मजबूरी थी, उन्होंने कुछ चीज़ें देखी, कोई ज़रूरतमंद देखा, उन्होंने कहा जी ठीक है हम आपका सहारा बनेंगे। और जो दीनदार औरतें हैं, जो उनकी पहली या दूसरी या जो भी बीवी थी जो बिफोर दैट, अगर वो दीनदार है ना, उसे ये बताइए यार देखो दुनिया में तो हमने जितनी ज़िंदगी है, आपको मौत का कल पता नहीं है, हम इतनी चीज़ें अपने सर पे सवार कर लें, जेलसियाँ और ये नहीं करना तो वो नहीं करना, कल को आपको पता नहीं है आपने उठना कि नहीं उठना। तो ज़िंदगी अगर मुख्तसर है और मर के अल्लाह के पास जाना है तो ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती। आप ये दीनदार औरत ये कहती है खामदों को कि जन्नत में तुम मेरे साथ हो, अगर हम इंशाल्लाह जन्नत में जाएं तो तुम वहाँ हमारे साथ हो, क्योंकि उनके जहन में ये चीज़ है लेकिन कि वो एक परमानेंट बहुत बड़ा फैक्टर जेलसी का ना। हाँ नहीं है बहुत बड़ा उससे तो इनकार नहीं है, लेकिन कहने का मकसद है कि वो इस तरह तो सारे फैक्टर बहुत बड़े बड़े हैं, आप उन पे फिर काबू पाते हो ना। ऐसे ही है। इसी एक मर्द है, उसको पता है कि ये एक बेवा है या बच्चों वाली है, ये वो भी तो अपने उस पर कर रहा है ना। एग्जैक्टली कि यार मैं बजाय इसके कि मैं ये सोचूं कि मैं जाके कोई 18, 19, 20 साल की लाऊं, मैं इसके साथ शादी एक सोल्यूशन दिया ना इस्लाम ने, क्योंकि अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी एक वेस्टर्न लेंस से देखते हैं सब कुछ कि यार इधर क्या औरत ने छोड़ दिया, ठीक है जाओ गवर्नमेंट के उधर रह लो, गवर्नमेंट देख लेगी, बच्चों को भी घर सारा कुछ, जैसे मैं बोला था तलाक होती है, औरतों के मजे हो जाते हैं, ठीक है सब कुछ, मर्द को भी निचोड़ना है, ठीक है गवर्नमेंट को भी निचोड़ना है, नो इन नेगेटिव है, लेकिन ये हो रहा है, रियलिटी यही है। लेकिन जो बाहर की सोसाइटी, थर्ड वर्ल्ड कंट्री ना, अफ्रीका हो गया आपका, पाकिस्तान हो गया आपका, इवन इंडिया हो गया, ये सब कंट्रीज में आपका जो मर्द है वही करता धरता होता है, वही ब्रेड विनर होता है, वही सब कुछ करता है। औरत की वो जो है ना, उसको गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, गवर्नमेंट अपने आप को नहीं सपोर्ट कर सकती, वो किसी औरत को क्या सपोर्ट करेंगे, ठीक है, और ये उसके बच्चों को क्या सपोर्ट करेंगे। तो होता यही है कि इस्लाम ने एक सोल्यूशन दिया है कि भाई अगर ऐसी औरतें हैं और अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दी है एक मर्द को, ठीक है, फाइनेंशियली भी आपको इस्तिताअत दी है, और आपको जो है ना, आप फॉर एग्जांपल अगर एक अलग घर है अगर उसमें भी रख सकते हो, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही किया था, 9 घर थे एक टाइम पे, सारे 9 लाइनों में थे, ठीक है, एक टाइम में वहाँ से उनकी 9 बीवियाँ थी एक टाइम पे, जहाँ तक मुझे याद है, तो सबको अलग रखा था, लेकिन उस वक्त घर भी सिंपल होते थे, जितना हमारा एक कमरा है आजकल का उतना घर होता था, ठीक है, तो वो इतना नहीं था कि भाई हाउस प्राइसेस बहुत महंगी है, मॉर्गेजेस ले रहे हैं, ये वो ऐसा कोई चक्कर नहीं था। तो हमें ये चाहिए कि ये जो सारा जो निज़ाम है ना, एक अल्लाह ने एक सोल्यूशन दिया, ठीक है, उस सोल्यूशन को भी सही यूज़ करना है, ऐसे नहीं कि आप उसको मिस यूज़ करना है। जैसे आपने बोला जाओ टीनेजर से शादी कर लो, कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम कह रहे नहीं कर सकते,
लेकिन अगर आपने करना है तो जो ये जो बेवा है, ठीक है, जो जरूरतमंद है, उनको आप सहारा बन जाओ। क्योंकि आपके सामने एग्जाम्पल भी नबी की है ना, जिन्होंने जरूरतमंद से की। हाँ, और उनका जो मेन मकसद था यार, उन औरतों के साथ तो हम कभी सोच भी नहीं ना सकते कंपैरिजन, वो जिस तरह की थी, जो उनके ईमान थे, जो हर चीज, तो उनका तो मकसद ये था कि उनके ऊपर दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि उन्होंने दीन को फैलाना था। तो वो तो जितनी होती कम थी ना, और उनके आपसे उनके अंडर होती, यानी बीवी तो एक बीवी होती है ना, उसके जितना आप देखो कितनी रवायात हैं जो उनकी जो बीवियां उनके थ्रू ही आई हैं हम तक, कितना ज्यादा दीन है, कहते हैं पता नहीं कितना, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट एक खास पैमाना है कि उतना दीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के तकरीबन 2000 हदीस है उनके सिर्फ, और वो उस टाइप की हदीस है जो कोई और नहीं बता सकता, क्योंकि वो उनके साथ रह रहे थे, ठीक है, जो घर में हो रहा है, ठीक है, वो तो कोई सहाबा नहीं देख रहा ना, ठीक है, तो वो जो छोटी छोटी जो इंट्रिकेट डिटेल्स थी वो उन्होंने हम तक पहुंचाई हैं। और ये देखे ना, इतनी बड़ी हिकमत है। सबसे बड़ी तनकीद किस पे होती है उनकी शादी की? जी आयशा, सदर आयशा भी होती है ना, उन पे ही तनकीद होती है। और सबसे ज्यादा फायदा उम्मत को किससे हो रहा है? सबसे ज्यादा, नो डाउट। दूसरी जो थी बीवी है उनका अपना मकाम है, मर्तबा है, सारा कुछ है, लेकिन जो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उन्होंने जो काम किया, एक स्कॉलर थी, उन्होंने आगे से पढ़ाया, सबको बताया। ये तक कहते हैं उनका जो मैथ्स था, मैथ्स बहुत अच्छा था। और कहते हैं कि जो ज़कात के होते थे ना, जो भी होते थे लोग, उनके पास जाते थे कि भाई हमें बताओ हमारी ज़कात कितनी है, ठीक है। तो हम लोग ये इवन हम मुसलमान भी ना कभी कभी कहते हैं यार ये क्या हुआ, किस तरह हुआ, ये तो छोटी बच्ची है, इस तरह से ना हम कंपेयर करते हैं। लेकिन जो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की कंट्रीब्यूशन है इस उम्मत पे, वो यू कैन रिप्लेस दैट। अब इसमें वही दो चीज़ें ना, आप दोनों ने जो बातें की हैं, एक तो ऑब्वियसली जो आपने मर्सी की बात की थी कि मर्सी यही है कि आप छोड़ दें उसको, अब ये माशरे में बहुत नेगेटिवली लिया जाता है ना। और दूसरी जो आप कहते हैं, आपसे सुनने जो सारी तकरीबन शादियाँ की हैं आयशा के अलावा, वो बेवा से थी, उसमें दो मसले थी। एक आपने बयान कर दी है कि इस चीज़ को प्रमोट करना था कि ये जो है माशरे के अंदर इनका कोई करने वाला नहीं है, कोई इनका सर पे नहीं है, तो आप इनकी कफालत करें। दूसरा ये था जो आपकी बात है कि आपने तलाक दे दी है, अब वो तलाक याफ्ता थी, आपको नहीं पता कि आपको अगला बंदा ऐसा मिल जाए। अब उन्होंने तो नहीं सोचा होगा ना कि हमारी शादी रसूल पर सबसे नज़दीक, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, या इससे ज़्यादा अच्छा दूल्हा कौन हो सकता है आपके लिए, ठीक है ना। तो इसमें भी अल्लाह पाक की ये मसलियत है कि अगर आपकी नहीं बन रही तो आप उनको छोड़ दें। अल्लाह पाक ने शायद आपके लिए कुछ और रखा हो। वो माशरे ने एक चीज़ बड़ी मुश्किल कर दी, अलग बात है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब का ही मैं बयान सुन रहा था, तो वो अपने दोस्त की एक मिसाल दे रहे थे। कहते मैं अपने दोस्त को कहता था यार कि शादियाँ करो, माशरे में ज़रूरत है, ज़रूरत के लिए, अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए नहीं। तो वो कहते थे नहीं यार मेरी जो मिसेज है ना वो नहीं मानती, और वही जेलिसी फैक्टर, विच एवर फैक्टर। तो कहते मैं उसे ना कहता था कि फिर भी तरगीब देता था। और कहते वो बंदा जो था मेरा दोस्त था वो भी आलिम था, और कहते वो मतलब काफ़ी हैवी बिल्ड भी था ना। तो कहते वो एक दिन वो ऐसे सुबह निकला और उस दिन उसका एक्सीडेंट हो गया, तो फोत हो गया। तो कहती अब उनकी मिसेस का ही गालिबन उनको जो ना मुफ्ती साहब को पैगाम आया था कि बच्चे छोटे हैं। अभी वो जो उनकी मिसेस सोच रही थी तकरीबन कोई हफ्ता पहले कि मैं इसकी शादी नहीं करने दूंगी किसी बेवा के साथ, या तलाक याफ्ता के साथ, अब वो बेवा होगी ना, बेवा हो गई, अब उनको भी ऐसा बनना चाहिए जो अब उनको एहसास करे, ठीक है ना। अब उनको खुद भी एहसास हुआ इस चीज़ का। तो ये कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है कि अगर आप कोई दूसरी शादी की बात करते हैं, तीसरी शादी हो ही नहीं सकती ना नेगेटिव। जब इस्लाम ने 4 की इजाजत दी है तो क्या इसमें नेगेटिविटी कहाँ से? और किसी वजह से दी है ना, किसी वजह से दी है ना। हाँ, वो अब ये हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। कई ऐसा जेन्युइन एक आदमी है जो कहता है यार नहीं मेरे तो बस में नहीं है, वो ना करे, कोई बात नहीं। अच्छा, एक और मिसकॉन्सेप्शन है यहाँ से औरतों के जहन में कि हर मर्द 4 करना चाहता है। ऐसा भी है कि भाई हर मर्द कहते हैं भाई वो अगर उसको मौका मिले वो चौका लगा देगा। और ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मर्द तो कहता है यार एक ने पागल किया। मर्द से तो पूछ लो, आज के जमाने में अगर कोई सेन आदमी होगा ना तो वो जरूरत की ही करेगा, शौक की तो नहीं करता जा। तो ये भी एक जो जाहिर बात, अब चारों मर्द है, ठीक है, तो हमें पता है एक फीलिंग होती है, ठीक है। ये नहीं है कि जरूरी है कि अभी हम चाहते हैं कि भाई 4 ही हो, ठीक है ना। ज्यादातर एक पे ही सेटल हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। औरत असल में ये वो एक्सपेक्ट नहीं करती अपने खामन से कि इतना नेक है कि ये प्योर नहीं सोच रहा कि भाई मैंने किसी की। और अगर यही सिचुएशन आप साहब लगाओ ना आपकी साली पे आ जाए
ठीक है ना, ये लॉज में औरत की जो रिलेटिव्स हैं उसमें किसी पे आ जाए कि मतलब उसके घर का खर्चा ही पूरा नहीं हो रहा, और इसी वजह से काफ़ी माशरे में बुराइयां बन भी रही हैं। मतलब जो आप प्रोस्टिट्यूशन की तरफ चले जाते हो, किस वजह से जाते हो? कोई शौक से तो नहीं जाता ना यार अपना जिस्म बेचने के लिए, वो ये बुराई की वजह से जाता है ना। अब उनके पास पैसे ही नहीं है कि अपने बच्चों को पाल सकें, तो अगर कोई शख्स उनके सर पे हाथ रख दे कि मैं आपके बच्चों की कफालत करूं, तो इसमें बुराई क्या है? यार मैं थोड़ा वापस एक चेंज करूं डायरेक्शन हमारी डिस्कशन का। हमने डिस्कस कर लिया कि जिधर एक आइडियल सिचुएशन है, माँ बाप हैं, घर वाले हैं, दोनों के आपस में जो है ना कि वो जाते हैं, अरेंज मैरिज फॉर एग्जांपल होती है, या लड़का लड़की अलग अलग जाते हैं, फिर अगर उनको किसी से बात करनी वापस माँ बाप आ जाते हैं। अभी हम इस सोसाइटी में रह रहे हैं, जैसे आप आए, हम सब आए यहाँ पर एज ए स्टूडेंट आए या काम के लिए आए, जो भी है, हमारा कोई, या आप अकेले हैं कि अब आप रिवर्ट हो गए, अब वो बंदा किस तरह से वो प्रोसेस कंप्लीट करेगा? ना उसके माँ बाप है, ना उसके बहन भाई है, ना उसको कोई घर वाला है, ठीक है, और उसकी शादी की उम्र है, तो उसका क्या हाल है? वो क्या करे बेचारा या बेचारी? वो बेचारा रोजे रखे। नहीं, अगर आप मुसलमान हैं तो बेहतरीन तो ये आप मसाजिद में जाएं, ठीक है। ऐसी जगह, ऐसी जो कम्युनिटी बनी हुई है जो आपको जो मतलब जो यतीम है उनकी मदद करते हैं, ठीक है। इस दुनिया में कितने यतीम हैं, औरतें भी हैं, मर्द भी हैं, ठीक है। उनकी भी शादियाँ होती हैं, कैसे होती हैं, ठीक है। ये जैसी जगहें बनी हुई हैं जहाँ पे आप जाते हो, रजिस्टर होते हो, वो आपकी मदद करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को मिलाते हैं, ठीक है। आप समझते हो बात बनती है तो आप आगे बढ़ते हो। अगर आप, लेकिन अभी अगेन इस सोसाइटी में भी अगर आप मस्जिद में भी जाएं जी, तो उनकी पहली रिक्वायरमेंट ही ये होती है कि मतलब बंदा इतने उसके इनकम हो, घर हो, उसका जॉब हो, पासपोर्ट हो, काफ़ी सारी और भी रिक्वायरमेंट्स है ना जी। तो वो तो वहाँ से आगे जा लेकिन नहीं अगर सकते आप जैसे सारी ये रिक्वायरमेंट आप पूछ रहे हो, ठीक है, अगर आप कोई भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते तो वो मस्जिद आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो बात तो फिर वहीं पे आ गई ना जो ये कह रहे हैं। क्या लेकिन कोई शख्स यहाँ पे आया, अगर उनके पास ऐसा केस, ऐसा कोई है कि आपको मैच होता है, ठीक है, आपके एप्लीकेशन से, तो वो आपको मिला देंगे, ठीक है। अगर वो उस मस्जिद में होता फिर आप किसी और जगह पर ट्राई करें। कोशिश पे ही है ना, आप कोशिश करेंगे तो उसका फल मिलेगा आपको। इसमें नंबर 1 चीज़ है ना जो सबसे पहले आपको करनी चाहिए एज अ मुसलमान, और आपके अंदर ईमान अल्लाह ने आपको दिया है, तो सबसे पहले आप अल्लाह के सामने अल्लाह से मांगो। अल्लाह के आगे दो नफल पढ़ो, इस्तिखारा करो, दुआएं हैं, बेशुमार दुआएं हैं। सबसे पहले आप अल्लाह से मांगो कि अल्लाह देख, मैं जो कर रहा है तू ही कर रहा है ना, सारी दुनिया में तू रिश्ते ढूंढ ढूंढ के दे रहा है, तेरी वजह से ही हो रहे हैं, तो तू मेरे लिए कोई कमी थोड़ी है, तो मेरे लिए भी ढूंढ के ले आ। और ज़्यादातर इंशाल्लाह अगर आप अच्छे उससे मांगते हो ना, अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से सोर्स ये निकालेंगे। बड़ी अच्छी बात है कि आपने ना उम्मीद नहीं होना, ना उम्मीद नहीं और आना। ये चीजें भी करके देखने वाली हैं। हाँ। और ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो नाउम्मीद हो जाते हैं, फिर वो गलत रास्ते चल पड़ते हैं। खजूरें शुरू कर अच्छा, देते पहली में ना उम्मीद हो जाते हैं, दूसरी तीसरी चौथी में उम्मीद से रहते हैं। हम सब उम्मीद से है। तो वो सबसे पहले तो आप ये करो, और 99% इंशाल्लाह कहीं ना कहीं से आपका सोर्स कुछ ना कुछ अरेंज हो जाएगा। उसके बाद जो इन्होंने बोला कि आप ताल्लुकात ऐसे सोशलाइज थोड़ा करो, कहीं ना कहीं अगर आप स्पेशली ऐसी जगह रह रहे हो ना जहाँ पे आपका बिल्कुल ही कोई नहीं है, तो आप थोड़ा सोशलाइज करो। और आपको जो है वो जिस मसाजिद का इन्होंने बोला, कम्युनिटी सेंटर्स जो होते हैं जहाँ पे लोग मुसलमान आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, या आपके कोई ऐसे दोस्त हैं जो फैमिलीज को जानते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका कुछ ना यार कुछ एक टिप लाजिम दूंगा इधर, जब मैं भी यहाँ पर आया था, कि यहाँ पर जो है ना आप मस्जिद के दोस्त बनाएं। जो मसाजिद में मिलते हैं ना उनसे आप दोस्ती करें, उनसे यारी करें, और उनसे रिश्ता अच्छा हो, वो लॉन्ग टर्म आपके दोस्त बनते हैं। मेरा भी यही है, आपका भी ऐसा ही होगा कि जो अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद के दोस्त हमारे बने ना, वो आज तक हमसे ताल्लुक़ रहा है, या जो मस्जिद जाते हैं, ठीक है, मर्द हजरात, तो वो जो है ना वो एक लॉन्ग टर्म आपका एक रिलेशनशिप बन जाता है, ठीक है। तो इधर जो है ना वो एक लोनलीनेस जो आती है शुरू में, अगर वो ख़त्म करने देखिए, जमात तो हम कहते हैं ना जमात से नमाज जो जमात से पढ़नी चाहिए, तो उधर तो हमें नहीं पता चलता अपने मुल्कों में इतना क्या नमाज पढ़ी आ गए, ठीक है। लेकिन इधर पता चलता है, इधर फिर क्योंकि आप कम्युनिटी मिस करते हो, ठीक है, आप फ्रेंडशिप मिस करते हो, आप वो माहौल मिस करते हो। लेकिन ये जो सब चीज़ें ना आपको सारा कुछ मिल जाता है। तो जो भी हजरात इधर आते हैं सबसे पहले मस्जिद जाओ, ठीक है। और इसलिए नहीं कि मैंने शादी की नीयत से जाना है, इसलिए कि मेरी अपनी जिंदगी बेहतर होगी सबसे पहले ना, कि दीन जिंदगी में आएगा। और मिसाल हम लोगों को पता भी है कि मैं नाम नहीं लूंगा उनका,
वो इसी तरह मस्जिद में जाते थे तो उनको किसी ने अप्रोच किया था कि यार मैंने अपनी बेटी की शादी करानी है आपसे, तो ये उसी की वजह से हुआ ऐसे ना। ही है, लोग ढूंढ रहे जरूरतमंद होते हैं। जो जिनकी बेटियां या रिश्तेदारों में कुछ लड़कियां जवान हो रही हैं, उनकी भी तो ये खाली वन साइडेड तो नहीं है ना कि एक लड़का ही ढूंढ रहा है, हाँ, ऐसे ही है। लड़की वाले भी तो ढूंढ रहे हैं, तो वो दोनों तरफ से अल्लाह आपको कहीं ना कहीं मिला देगा। ऐसे ही है। तो बताएं कौन सी मस्जिद है? मॉडलिंग पेज भाभी में। देख ले। ये कल से पूछ रहा हमारे से। एड्रेस भी भेज दो यार। चलें, इसको जो भी आपके फाइनल कमेंट्स हैं इसके बारे में जो आज के टॉपिक है उसको करके इंशाल्लाह रैप अप करें। आप शुरू करें इंशाल्लाह फिर। साजिद भाई, यार मैं तो इसी नतीजे में पहुंचा हूँ कि बेहतरीन जो है अरेंज है। अगर आप अरेंज कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है। मैं ये नहीं कहता कि अरेंज में भी मसले मसाइल होते हैं, लेकिन ज़्यादा कामयाब जो हैं वो अरेंज मैरिज है, ठीक है, बनिस्बत लव मैरिज के। ऐसे ही लेकिन आजकल का माहौल ऐसा बन गया है कि लोगों के दिमाग में ये बैठा है, अरे मैं तो उसको जानता नहीं तो मैं कैसे उसके साथ शादी कर सकता हूँ, मैं तो बिल्कुल जानता ही नहीं हूँ, अनजान है ना, ये जहन में बैठा हुआ है। तो मेरी तरफ से तो ये अरेंज है, अगर कर सकते हैं अपने बड़ों के साथ उनसे मशवरा लें, ठीक है, उनसे टिप्स लें, या आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। आप बताएं जरा। आपके अच्छा इसमें एक चीज़ बड़ी है आजकल के सोशल मीडिया का ना बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। जैसे हम पहले हॉलीवुड बॉलीवुड की बात कर रहे थे ना, अब तो वो थोड़ा चलो पीछे चला गया। अब सोशल मीडिया आपके हाथ में, हॉलीवुड बॉलीवुड 24 घंटे आ गया, तो वो तो उससे भी आगे की चीज़ें हैं ना। तो क्योंकि उसमें अब लाइव चीज़ें शुरू हो गई हैं, लड़कियां भी लाइव बैठी हुई हैं, वीडियोज़ अपनी अपनी हर कोई लगा रहा है, और अब लोग आहिस्ता आहिस्ता फिल्मों से तो दूर आते जा रहे हैं, क्योंकि अब तो आधा टाइम आपका इसी पे गुजर जाता है, तो फिल्म के लिए तो टाइम आपको निकालना पड़ता है अगर आपने देखनी है। तो सोशल मीडिया का भी एक इंतहाई नेगेटिव इन्फ्लुएंस है ना। सोशल मीडिया भी आपको फेरी टेल्स और फैंटेसीज में लेके जा रहा है, क्योंकि जो सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर बंदे को, उसमें पॉजिटिव भी हैं, लेकिन क्योंकि आपको अट्रैक्शन चाहिए, अगेन वो पीछे जो सबसे पहले बात की थी ना अट्रैक्शन वाली, उसकी वजह से लोग अपनी लाइफ का बेस्ट पार्ट्स वहाँ लगाते हैं ना, पोस्ट करते हैं ताकि लोग हमें ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा व्यू करें, ज़्यादा ये करें। तो उसको देख के फिर जो आम मुआशरा है ना, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी, तो इनसिक्योरिटी फैल रही है कि यार इनकी लाइफ ऐसी है, हमारी क्यों नहीं है। अब एक मुसलमान मुआशरा, ये मैंने अपनी आंखों से, अपनी कानों से सुना है और अपनी आंखों से देखा है कि यंग जनरेशन कह रही है कि यार ये देखो व्हाट अ ड्रीम लाइफ, और मुसलमान, और जो जिनको देख रहे हैं वो भी मुसलमान माशाल्लाह, मौलवी और हिजाबी, लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट ऐसे किया है कि यही जो है वो मुझे फरिश्ता मिल गया और ये मुझे फरिश्ती मिल गई है। तो उन्होंने वो बताया नहीं कि जाके जो सैंडल उतारते हैं फरिश्ती टर्म होती है। आज डिक्शनरी में आई है। इन्होंने उनकी भी शादी करा दी है। यार ये जो बंदा है ना, ये हर रोज कोई ना कोई नया जेंडर निकाल देता है। जब भी आप यार समझने वाले समझ तो ये चीज़ बड़ी है। तो ये एक इससे थोड़ा सा आपको बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसको ज़रा साइड पे रखना कि भाई ये जो दिखा रहे हैं हमें ये रियलिटी नहीं है, ये भी उसी तरह ही है जिस तरह हम मूवीज़ देखते हैं। आप बताएं यार। मुझे अभी याद आ रहा है एक क्लिप, आपने सोशल मीडिया का बोला, एक क्लिप याद आ रहा है, पता नहीं आपने देखा है, जमामा खान का। उसने एक फिल्म बनाई है अभी। फिल्म का तो नहीं पता, मैंने एक क्लिप देखा था। अच्छा। उसने वही अरेंज मैरिज वर्सेस लव मैरिज की बात की, तो वो क्लिप देखने वाला है, मेरे ख्याल से शायद 2-3 मिनट का है। उसमें उसने, हालांकि वो इधर की है, वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली से, ठीक है, इमरान खान से उसने शादी की, सारा कुछ किया, तलाक भी हो गई, सेपरेशन हो गया, लेकिन उसने अरेंज मैरिज को बहुत ही पॉजिटिव सेंस में बताया। उसने बोला कि अरेंज मैरिज जितनी बातें हमने डिस्कस की है ना अभी, जैसे आपने बोला मुझे जहन में आ गया, उसने भी यही सारे पॉइंट बोले कि भाई आपको एक फैमिली का पता होता है, ठीक है, आपको बंदे का पता होता है, बंदी का पता होता है, आपको उनका रहन सहन पता होता है, और जब बाद में मसले होते हैं, अगर कुछ होता है तो फिर फैमिली भी इन्वॉल्व होती है। और ये जो है ना, ये ज़्यादा पॉजिटिव है बनिस्बत ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप के। अब वो एक ऐसी शख्स से आ रहा है जो इस सोसाइटी में रह चुकी है, और वो उसको ओपननेस है, उसको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, उसने रियलाइज कर लिया, उसने रियलाइज़ किया है कि जो पाकिस्तानी कल्चर है, जो उसने तो पाकिस्तानी कल्चर देखा है ना, तो जो भी उनका इमरान खान और उसका जो भी मसला था वो अलहदगी तो हो गई, बट शी स्टिल पॉजिटिव अबाउट रिस्पेक्ट किया, और अरेंज मैरिज
शी इज अप फॉर इट। और वो कहती है कि जब हम जाके, मैं जब गई उधर 10 साल रही ना, जी, तो मैंने देखा कि सिर्फ हमारी लव मैरिज थी, बाकी सब तो अरेंज थी। वो सारी चलती नहीं, और हमारी जो वो कहती वो ऐसे मजबूत थे आपस में कि मुझे बड़ा हुआ कि यार ये कैसे हो सकता है कि ये जो है इकट्ठे इतने इतने साल के रह रहे हैं। और बाय द वे वो सिर्फ मैं उसको कंप्लीट कर दूं कि देखने वालों के लिए उनको एक और थोड़ी डिटेल में पता लग जाए, उसने एक मूवी बनाई है खुद इसी टॉपिक पे। अच्छा। हाँ, अच्छा, उसका नाम है पता नहीं व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट, या ऐसे करके ना। सही। उसमें उसने पाकिस्तानी कल्चर दिखाया। सही। ये जो वो बात कर रही है ना, हाँ। ये वो उसने इंटरव्यू में बोला है। वो सही। इंटरव्यू उस मूवी के बारे में था, मूवी के बारे में। हाँ। तो सही। वो जो आपने क्लिप देखा वो उसका पीछे बैकग्राउंड हाँ। ये है। तो वो मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि अगर उसने ऐसी कोई चीज़ बनाई है तो हाँ, देखे तो बंदा एंड क्या में है। बस यही है यार, इस्लाम को रेफरेंस पॉइंट बनाए ऑलवेज, और जो है ना इस्लामिक सोल्यूशन ढूंढे। हर एक चीज़ का इस्लामिक सोल्यूशन है, और वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होते हैं, लॉन्ग टर्म इन अ वे कि आपकी मौत के बाद भी चलेंगे वो। ऐसे ही। ठीक है ना, इंशाल्लाह। सो दैट्स माय मैसेज। तो इसमें ये है कि बुरी बात कुछ भी नहीं है कि आपने शादी करके प्यार किया है या प्यार करके शादी की है। सिर्फ बात इतनी सी है कि जो भी करेंगे आपने रेफरेंस पॉइंट इस्लाम को बनाना है। जो आयत आपने पहले बताया था, जिसका तर्जुमा जिसमें आपने प्यार और मर्सी का बताया था, उससे पहले अल्लाह पाक ने उसी आयत में फरमाया है कि मैंने तुम्हें पेयर्स में बनाया है ताकि तुम एक दूसरे में पीस ढूंढ सको। तो अगेन, अगर आपको रिलेशनशिप के शुरू में ही लग रहा है कि मेरा पीस यहाँ पे बर्बाद हो रहा है या हम खुश नहीं रह सकेंगे, तो बेटर टू अवॉइड इट। अगर आपको लगता है कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं तो फिर अपने बड़ों को इन्वॉल्व करें इंशाल्लाह, और उनको लेके जाएं और उसको एक हलाल तरीके से जो है अंजाम दें। और इसके साथ ही इंशाल्लाह जो अपनी आज की वीडियो ख़त्म करते हैं हम इंशाल्लाह। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। तो अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।